हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर। ग्रेड 11th आर्ट्स में सोशियोलॉजी बहुत ही एक न्यू सा टॉपिक है सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए। एंड मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, कुछ महीने पहले पढ़े थे एक्चुअली। एंड मुझे काफी टाइम से मुझे वीडियोस बनाने थे सोशियोलॉजी के लिए भी, सिंस ग्रेड 11th का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह से कवर कर चुका हूं मैं। इसीलिए मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट विद सोशियोलॉजी ऑल्सो। साथ ही मैं ग्रेड 12th हिस्ट्री भी वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं मैंने बनाने, उसको भी कंटिन्यू रखूंगा और सोशियोलॉजी भी हम साइड बाय साइड कंटिन्यू करेंगे। करीब 8 चैप्टर है इसके अंदर। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देगा वर्ल्ड का। और बहुत सारी चीजें आप यहाँ देखेंगे जो आप कहीं ना कहीं उसे आप पढ़ चुके हो या रिलेट कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हो। एंड उससे रिलेटेड यहाँ पर बात चलेगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी। उसके बारे में हम पहले चैप्टर में तो सिर्फ जानेंगे ही इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, क्योंकि पहली बार ये एक न्यू सब्जेक्ट है आपका, एक पूरा अलग सा एक डिसिप्लिन कहा जाता है इसे, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का। सो उसके बारे में पहले चैप्टर में पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि सोशियोलॉजी क्या है, क्या उसके अंदर खासियत है, क्यों वो बाकी दूसरे सब्जेक्ट से अलग है, बाकी सारे डिसिप्लिन से थोड़ा सा अलग, क्यों हमें जरूरत पड़ गई कि एक ऐसे सब्जेक्ट का क्रिएशन करें। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यार काफी नहीं था यार, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक नया सोशियोलॉजी भी बना दिया। तो क्यों हुआ, वो सारे आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। इसलिए पूरे, अगर चैप्टर्स की बात करें तो ये बहुत ही बेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जो आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप आगे के जो रियल सोशियोलॉजी के इश्यूज है उसको आप नेक्स्ट चैप्टर्स में जब पढ़ते रहोगे तो आप एक्चुअल में उसका कुछ समझ सके, क्योंकि ये आपका बेस बनने वाला है, ये आपका बेस सेट करने वाला है। सो ज्यादा और बातें नहीं करेंगे यहाँ वहां की, सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइड है। सोशियोलॉजी डेफिनेशन, नेचर देखेंगे, इमरजेंस एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी जैसे मैंने आपको बताया, और क्या क्या इसके अंडर कवर होता है, उसे स्कोप कहा जाता है। और इंपॉर्टेंस, क्यों, अगेन एक तरह से क्यों हमें जरूरत है सोशियोलॉजी की। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। In this first unit, students will learn how sociology is different discipline of knowledge. It attempts to give an overall idea of nature of sociology. To understand the field or scope of sociology is also an important objective of our study. तो जो मैंने आपको बात बोली वही बात उन्होंने लिखी हुई है सिंपल सी, कि पहली बार बच्चे इंट्रोड्यूस होंगे एक अलग से डिसिप्लिन को लेकर। ये डिसिप्लिन का नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम है सोशियोलॉजी। और इसका क्या नेचर है, क्या है इसके पीछे की ये आइडिया, क्यों ये जरूरी पड़ता है, ये सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। This unit will attempt to trace the relationship between the emergence of sociology and the social and intellectual conditions of 18th and 19th century in Europe. तो अब बता रहे कि इसमें हमें यह भी पता पड़ेगा कि ऐसी क्या घटनाएं घटी थी जिससे हमें लगा कि ओके, इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को स्टडी करने के लिए हमें एक नए डिसिप्लिन की जरूरत है। उस डिसिप्लिन को आज से हम सोशियोलॉजी कहेंगे। तो वो क्या इमरजेंस, ऐसे क्या कंडीशंस, ऐसी क्या इवेंट्स हुए जिससे हमें इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुई, यानी हमें जरूरत पड़ी कि कुछ हमें चाहिए इस चीज को स्टडी करने के लिए। वो क्या चीज है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी बात, थोड़ा सा झेल लेना 2 पेज तक, फिर ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इनिशियली सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज्ड इन यूरोप। तो सबसे पहले तो ये एज अ डिसिप्लिन, एज अ एक नया स्टडी, एज अ एक नया सब्जेक्ट, वो यूरोप से स्टार्ट हुआ। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डिसिप्लिन ओनली अराउंड द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। और पूरी तरह से एकदम एक सेपरेट हो चुका था, पहले वो कंबाइंड साइंस के साथ कंबाइंड था, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अलग हो चुका था इन बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। The emergence of sociology no doubt has changed the approach to study of human society. पहली बार शब्द आ गया है ह्यूमन सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी के वर्ड के अंदर ही आप पकड़ रहे हो सोशियो, सोसाइटी, सोशल, ये सारा रिलेशन है विथ ह्यूमन। यानी ह्यूमन का नेचर, ह्यूमन का बिहेवियर,
ह्यूमन कैसे सोचता है और कैसे एक्ट करता है कंडीशन में, यानी कि जो अलग अलग हादसे हो रहे हैं उस कंडीशन में वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, सोसाइटी में क्या एक्ट करता है, सोसाइटी में कैसा उसका रिएक्शंस और एक्शंस होते हैं, उस चीज की स्टडी को सोशियोलॉजी के अंदर आता है, वो सोशियोलॉजी कही जाती है। तो ये मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दे दिया। इट बिकेम अ डिस्टिंक्ट यूनिक एंड यंग सोशल साइंस। तो हम जानते हैं अलग अलग सोशल साइंसेज होते हैं। नॉर्मल साइंस जो हमारी होते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये हम इसको अलग सा साइंस हम पकड़ते हैं। और सोशल साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ये सारा सोशल साइंस में आता है। तो उसी का एक हिस्सा है, एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। द मेजर कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज सोसाइटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी वर्ड आप याद रखिए, एक ही वर्ड में पूरा सोशियोलॉजी समझिए, सोसाइटी। सोसाइटी से रिलेटेड जो भी हम कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, तो ये जो हम सोसाइटी रेफर कर रहे हैं उसी की यहाँ पे बात चल रही है कि सोसाइटी क्या कहेगी, यानी हम वो तब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में। सो पर्टिकुलरली ह्यूमन सोसाइटी, हेंस इट इज पॉपुलरली नोन एज द साइंस ऑफ सोसाइटी। इसीलिए उसको पॉपुलरली हम साइंस ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं। हेंस इट इज अ सोशल साइंस। एक तरह से वो अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं कि इसीलिए इसको सोशल साइंस कहते हैं। इट हैज अक्वायर्ड अ डिस्टिंक्ट स्टेटस फॉर इटसेल्फ टुडे। इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रैक्टिकल यूजफुलनेस इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज की तारीख में सभी इसको मानते हैं कि नहीं, सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिकल यूजेज है और ये जरूरी है होना, दुनिया में इसकी स्टडी होना। Sociology is also concerned with the life and activities of human beings। तो सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी की हम क्या बात करें, तो ह्यूमन सोसाइटीज में ह्यूमन की एक्टिविटीज और उसकी जिंदगी कैसी है उससे भी रिलेटेड यहाँ पर हम सोशियोलॉजी में बात करते हैं। इट स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। वो एक ये स्टडी करता है कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे फॉर्म होते गई, कैसे डेवलप होते गई। इट्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, स्पेशली ह्यूमन सोसाइटी के स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। It determines the relationship and it determines the relationship and interdependence between different elements of social life। तो सोशल लाइफ में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंस रिलेशन है उसकी स्टडी भी ये करता है। तो ये अगेन सारी अभी टेक्निकल बात लग रही होगी आपको, और आपको बस फिलहाल ये थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको गढ़ना है। धीरे धीरे आपको ये पूरा, जैसे सारे पत्ते खुलेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ओके, दिस इज सोशियोलॉजी। सो जस्ट हैव अ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो हमें कह रहा है कि सोशियोलॉजी के अंदर हम ये एलिमेंट्स भी, अलग अलग एलिमेंट्स हम ये भी देखेंगे कि सोशल लाइफ में क्या क्या चीजें ऐसी होती है, उसकी आपस में क्या रिलेशंस है, ह्यूमन के कैसे रिलेशंस है। इट फोकसेस ऑन स्टेबिलिटी एंड चेंज इन सोसाइटी, इवोल्यूशन एंड रिवॉल्यूशन एज वेल। तो एकदम सिंपल सा कि पूरा ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो चेंज आया है, इवोल्यूशन हुआ है, रिवॉल्यूशन हुआ है, ये सभी चीज के स्टेबिलिटी और उसके बारे में वो स्टडी करता है, उसका फोकस पूरा ये है। तो सिंपल सी अगर बात करें तो एक सोसाइटी कैसे, एक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, एक सिविलाइजेशन कैसे बना, वो कैसे प्रोग्रेस करता है, क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है जिससे वो प्रोग्रेस करता है, क्या उनके आपस में सोशल लाइफ रही है, उनके रिलेशंस वैसे क्या रहे हैं, किस ह्यूमन बिहेवियर से उनके उनके उस पर्टिकुलर कल्चर सेट हुआ है, उनका एक दूसरे के ऊपर भरोसा सेट हुआ है। ये सारी बातें जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, अकेले अकेले नहीं, दो लोग की बात नहीं हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। तो जब सोसाइटी से इन्वॉल्व ह्यूमन रिलेशंस को हम स्टडी करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे, तब हम बात करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सोशियोलॉजी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी इज एन independent social science which stands on scientific inquiry of social phenomena। In short, sociology is the science of social relationships and social behavior। तो अब इनको काफी अपना टेक्निकल भाषा में बताना था, तो उन्होंने बोला है कि सिंस ये साइंटिफिक इंक्वायरी पे बिलोंग, मतलब ऐसे ही नहीं किसी एक पर्सन ने सोचा, किसी की सोच है, एक हाइपोथेसिस सेट करके किसी ने बोल दिया कि नहीं लोग ऐसे करेंगे, लोग वैसे करेंगे, नहीं, इसको साइंटिफिकली साइंटिफिकली स्टडी जब मैं कहता हूं तो आपको अब समझना चाहिए, क्योंकि हमने टेंथ में ही पढ़ा था कि एम्पिरिसिज्म क्या होता है, हिस्ट्री भी एक साइंटिफिकली स्टडी की जाती है तब जाके हिस्टोरियोग्राफी बनती है। ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी हमने ग्रेड 10th में ये कंसेप्ट क्लियर किया था। सो वैसे ही ये भी एक साइंटिफिक
इंक्वायरी करती है और उसके बेसिस पे ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी को स्टडी करती है, सोशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं उसको स्टडी करते हैं। तभी जाके, एक एग्जांपल देना चाहूंगा, तभी जाके हम जो मीम्स आते हैं जिसमें समझो बॉस एम्प्लॉय को कह रहा है कि आज छुट्टी तो नहीं मिलेगी, और एम्प्लॉय छुट्टी चाहता है, बहाने बना रहा है छुट्टी के लिए, लेकिन बॉस उसको नहीं देता। तो ये एक कॉमन मीम जो है, कॉमन आइडिया जो है कि बॉस मना करता है, मैनेजर मना करता है और एम्प्लॉय कुछ ना कुछ बहाना करता है। तो ये जो कॉमन बिहेवियर है, ये सोशल रिलेशनशिप बात करता है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ये जब मीम हम पढ़ते हैं, इसके रिलेटेड जोक हम देखते हैं, तो हम सभी लोग इससे रिलेट करते हैं कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, या हम जानते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर कॉमन है सब जगह पे, ह्यूमन बिहेवियर कॉमन है सब जगह पे, कि स्टूडेंट ने झूठ बोला और बोल दिया कि इसीलिए वो स्कूल नहीं आ सकता, और टीचर ने नहीं माना कि होमवर्क क्यों नहीं। तो अगेन हम रिलेट करते हैं उस चीज से, क्योंकि सोशल रिलेशनशिप टीचर स्टूडेंट का हर जगह पे कहीं ना कहीं सेम पैटर्न में चलता है। सोशल बिहेवियर दोनों का सोसाइटी में एक जैसा होता है, कि टीचर चाहता है कि होमवर्क हो जाए और स्टूडेंट चाहता है कि होमवर्क ना होने के बहाने अलग अलग देता रहे। राइट? तो ये हम क्यों रिलेट करते हैं इन सारे जोक्स, इन सारी बातों, इन सारी स्टोरीज से? क्योंकि हम सबके बिहेवियर, रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं कॉमन है, एंड इसीलिए इसकी स्टडी की जा सकती है। जिस चीज के पैटर्न बन सकते हैं उसकी स्टडी की जा सकती है, और इस स्टडी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। सिंपल। अब उसके टेक्निकल डेफिनेशन और नेचर क्या है वो देखें। सोशियोलॉजी डेफिनेशन है नेचर। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ, यहां पे अब कुछ बातें इंट्रोडक्शन की रिपीट होगी। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो ये सोसाइटी को स्टडी करने का जो चीज है, साइंस ऑफ सोसाइटी, इट स्टडीज सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी। वी स्टडी सोशल रिलेशनशिप्स, क्या पढ़ते हैं उसमें? इट्स फॉर्म्स, किस तरह के होते हैं, वेराइटीज, पैटर्न्स, एज वेल एज सोशल ग्रुप्स, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्टेटस, सोशल नॉर्म्स, सोशल प्रॉब्लम्स, द चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स। तो सोशल आपका मेन कीवर्ड है यहाँ पे, उसको आप कॉमन लेकर सारी चीजें एक साथ याद रख सकते हैं। क्या क्या इसमें स्टडी करेंगे? सोशल रिलेशनशिप्स, ग्रुप्स, स्ट्रक्चर, स्टेटस, नॉर्म्स, प्रॉब्लम्स, एंड कैसे सोसाइटी, सब में क्या चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग। सो सोसाइटी चेंज भी कैसे होते रहते। एक जमाना था जब हम जो मूवीज होती है, जो एडल्ट सर्टिफिकेशन की मूवीज होती है, उसमें एक जमाना था जब हम किसिंग सीन भी ओपनली वीडियो पे नहीं बताते थे। हम फ्लावर्स को ये करते थे, या बीज, या बेसिकली हम हीरो हीरोइन को किस करते हुए नहीं बताते थे। लेकिन आज के जमाने में एक नॉर्मल यू सर्टिफाइड मूवी में भी एक नॉर्मल लिप किस होना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है हमारे। तो ये जो चेंज आया, ये जो सोसाइटी में चेंज है, ये जो कल्चर में चेंज है आज की तारीख में, ये जो सोसाइटल नॉर्म लोगों का चेंज हो चुका है कि नहीं, इट्स ओके, ठीक है, पीडीए हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये जो एक्सेप्टेंस है अलग सा, जिसमें हमारा ब्रॉड माइंड हो गया थोड़ा सा रिलेटेड टू किसिंग सीन्स। तो ये जो एक चेंज है, ये सारी चीज को स्टडी किया जाता है। ये सारी चीज को हम स्टडी कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीजें हुई जिससे लोग इतने बोल्ड हो चुके हैं अब। राइट? सो एक छोटा सा ये एग्जांपल था। सो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, सोशल रिलेशनशिप्स, ग्रुप स्ट्रक्चर, स्टेटस। ओके, सारी चीज। वी शाल बिगिन विथ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो ये खुद हमें समझा रहे अभी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, क्या है सोशियोलॉजी। द आंसर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कह रहे आंसर भी उतना ही सिंपल। सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया ऑलरेडी, ह्यूमन, इंसान, इंसान जो सोसाइटी में कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों कर रहा है वैसा, या क्यों नहीं कर रहा है वैसा, ये सारे सवालों का आंसर हमें कौन से डिसिप्लिन में पढ़ने को मिलता है? सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन में पढ़ने को मिलता है। तो इसीलिए सोशियोलॉजी जरूरी है। सो इट इज द स्टडी ऑफ मैन। अब जब यहाँ पे मैं मैन कहता हूं तो सिर्फ जेंडर वाइज मेल नहीं है, इट इज कंसिडरिंग एवरीवन, विमेन ऑल्सो इसके अंदर आ गई मैन के अंदर। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स इन सोसाइटी। एक और अच्छा, बहुत अच्छा सा आंसर दिया है कि इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मनगढ़ंत किसी ने सोचा वैसी बातें नहीं है। इसका बकायदा हमारे पास स्टडी मटेरियल, हम रिसर्च करके डेटा प्रूफ कर सकते हैं। साइंटिफिकली रिसर्च, जब साइंटिफिक बातें होती है यानी उसको रिसर्च करके, उसका डेटा कलेक्ट करके उस बात को प्रूफ किया जा सकता है, तो उसे हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं।
तो सोशल इवेंट्स जो हो चुके हैं, जैसे कि रिवॉल्यूशंस की बात करो, अलग अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, या अभी कहीं पे कहीं पे कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई रिवॉल्यूशन चल रहा हो, कोई भी। सो कोई भी रिवॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन कर सकते हैं। लोग तोड़फोड़ करेंगे, इसलिए हम पहले से अब रेडी होते, राइट? पहले हम रेडी नहीं थे, तब हम कितनी हादसे हो गए, कितने रिवॉल्यूशंस में कितने लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब पुलिस भी रेडी होती है कि वो लोग टेयर गैस लेके आएंगे तो हम लोग मास्क पहन के चल रहे हैं, सामने वाला भी रेडी रहता है कि ये लोग लाठी चार्ज करेंगे तो हेलमेट पहन के जा रहे हैं। तो ये उन्होंने पैटर्न देखा और उसको समझा और उसको अपने आप को चेंज कर दिया उसको लेके। तो ये सारी चीजें हम साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं सोशली, ये एक तरह के सोशल इवेंट्स की बात हो। तो सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स इन सोसाइटी। To understand the exact and scientific definition of sociology, we first have to take into account the word sociology is derived. तो यानी कि एटमोलॉजी की बात हुई। द एटमोलॉजी यानी कैसे वो वर्ड बना हुआ है। द एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड सोशियोलॉजी, द फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्ट, तो ये भी अगेन फ्रेंच नेम है, इनका नाम अगस्ते कॉम्टे नहीं है प्रोनाउंसिएशन। हालांकि प्रोनाउंसिएशन मैं मानता हूं इतना फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप सही स्पेलिंग लिखते हो और आपको सही ज्ञान है, तब तक प्रोनाउंसिएशन डज नॉट मैटर, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन इनका नेम ऑगुस्ट कॉट कॉट करके पढ़ा जाता है, ऑगुस्ट कॉट करके पढ़ा जाता है, एम साइलेंट होता है। इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी, हर सब्जेक्ट का एक फादर होता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ दैट। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉट को माना जाता है। ही इज एक्रेडिटेड विद कॉइनिंग द टर्म, इन्होंने पहली बार ये शब्द को लिखा था, यूज किया था, सोशियोलॉजी, इन 1839 में। He wrote the book Positive Philosophy and in its fourth volume he mentioned for the first time the word sociology। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसकी चौथी वॉल्यूम, यानी किताब इतनी बड़ी है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, फोर्थ वॉल्यूम में उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था, सोशियोलॉजी। तो ये भी अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते। सोशियोलॉजी इज कंपोज ऑफ, उसको अब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, लैटिन वर्ड सोशियस मीनिंग कंपेनियन, सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, इसीलिए शायद सोसाइटी वर्ड, यानी सारे हमारे आसपास कंपेनियन लोग। एसोसिएट, एसोसिएट भी होता है, एंड विच इवेंचुअली वॉज रिफर्ड टू एज अ सोसाइटी। तो वही मैंने आपको बोला कि इसीलिए सोशियस, सोसाइटी वर्ड भी उसी से निकला हुआ है। एंड ग्रीक वर्ड, ये हम वर्ड जानते हैं, ये लोगोस, क्योंकि हर बहुत सारे डिसिप्लिन के पीछे लगता है लोगोस वर्ड। तो लॉजी वर्ड जिसका बनता है, लोगोस मतलब साइंस होता है, साइंस और स्टडी होता है। तो सिंपल सा हो गया, साइंस ऑफ सोसाइटी यानी स्टडी ऑफ सोसाइटी। द एथमोलॉजिकल मीनिंग इसका ये निकलता है, वर्ड टू वर्ड तोड़ के इसका मीनिंग ये निकलता है, लैटिन से अगर चेंज करें इंग्लिश में, तो साइंस ऑफ सोसाइटी। प्रीवियसली कॉट टर्म्ड दिस साइंस एज सोशल फिजिक्स, पहले इन्होंने इसे सोशल फिजिक्स भी कहा गया था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे सोशियोलॉजी के टर्म से जानने लग गए हम उसे। He found the need for a new science to study social phenomena from a scientific approach। ये लाइन मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए बार बार कि सोशियोलॉजी क्या है। एक नया साइंस, एक नई फील्ड, एक नया डिसिप्लिन, जिसके अंदर हम सोशल फेनोमेना, यानी कि सोसाइटी में जो चीजें हो रही है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो सोशल फेनोमेना को स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इंसान क्यों बिहेव कर रहा है सोसाइटी में। ये जो स्टडी करेंगे, उस स्टडी को जब हम साइंटिफिक अप्रोच लगा के करेंगे, यानी कि रिसर्च, डेटा एंड प्रूफ्स के साथ करेंगे, तब इस पूरी चीज को कहा जाएगा कि भैया मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूं, या मैं सोशियोलॉजी की बातें कर रहा हूं। तो बहुत अच्छा लाइन मार्क कर लेना। अब उनके एक्चुअल शब्द क्या थे, डेफिनेशन वो दिए। अगस्त कौन, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। तो सिंपल से वर्ड्स में बता रहे हैं कि इट इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, यानी सोशल ऑर्डर क्या चल रहा है, कैसे हालात है अभी देश में, कैसे कंडीशंस है एक पर्टिकुलर एरिया में, सोसाइटी में क्या कंडीशन है। तो सोशल ऑर्डर और प्रोग्रेस की बातें जब हम करेंगे, उसकी पढ़ाई हम करेंगे, तो उसे हम सोशियोलॉजी कहेंगे। कैसे पढ़ाई करनी है, साइंटिफिक नजरिए से पढ़ाई करनी है। जॉर्ज सैमुअल
इनका क्या था डेफिनेशन? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशंस। तो उन्होंने उस बात को और घुमा के थोड़ा फिर से कह दिया कि जो ह्यूमन के इंटर रिलेशंस है अलग अलग, नॉट जस्ट विथ योर फैमिली, नॉट जस्ट विथ योर फ्रेंड्स, इन ऑल, पूरे सोसाइटी के साथ कैसे रिश्ते हैं, एक दुकानदार का अपने कस्टमर के साथ क्या रिलेशन, उस तरह की बातें यहाँ पे चल रही। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशंस की स्टडी को साइंटिफिक नजरिए से जब हम देखेंगे तो उसे सोशियोलॉजी कहेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ, अगर आप डिक्शनरी सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर सब कुछ पहले आ गया, रिलेशंस आ गए, फॉर्म्स आ गए, सब कुछ आ गया, प्रोग्रेस आ गया, सब कुछ आ गया। अब उसी का ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात है, स्ट्रक्चर, एक ह्यूमन सोसाइटी कैसी बनी हुई है, रिच पुअर का मार्जिन क्या है, कैसे कौन कहाँ रहता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और फंक्शनिंग, वो कैसे, जैसे एम्प्लॉयर कितने हैं, एम्प्लॉई कितने हैं, उनके आपस में रिलेशन की वजह से उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है सोसाइटी में, तो ये सारी बातें इसमें आती है। सो डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज ऑल्सो कॉल्ड सोशियोलॉजी। ये तीनों डेफिनेशन बोल बोल के, लिख लिख कर याद कर लेना। आपको तीनों की तीनों डेफिनेशंस याद होने चाहिए। कभी भी आप आंसर स्टार्ट करो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में सबसे पहले डेफिनेशन जरूर लिखिए, उसका फिक्स आपको मार्क्स मिलेगा। When we analyze these definition, जब इस तीनों डेफिनेशन को थोड़ा सा हम देखें तो सब में कॉमन बातें हो रही थी, कॉमन उसके एक अर्थ निकल रहा था कि we come to know that most sociologists have emphasized social relations and social events as the subject matter of sociology। तो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर यानी किस चीज को स्टडी करता है। तो सोशियोलॉजी किस चीज को स्टडी करता है? What is the subject matter of sociology? The subject matter of sociology is social relations and social events। Human relations society में कैसे है, उस चीज को स्टडी करता है। There is no consensus among sociologists regarding one common definition because of the complexity of the subject and subject matter। अब हमें ये भी बता रहे कि सर ये तीन तीन डेफिनेशन क्यों बनाए, कोई एक क्यों नहीं बनाया हुआ है, एक ही रखो ना। लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना पेचीदा सा ये पूरा टॉपिक है कि सारे सोशियोलॉजिस्ट लोग कोई एक पे नहीं वो डिसाइड कर सके, सभी लोग का एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो रहा था। इसलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक तरह से सारे चीजों को कवर करके अपने आप का डेफिनेशन बना के रखा हुआ। तो ये बात हमें बता रहे कि इतना कॉम्प्लेक्स ये पूरा सब्जेक्ट है, इतना डिसिप्लिन है कि इसका कोई एक कॉमन सा अपन नहीं रख सके। फिर भी इनकी कुछ मेजर बातें क्या है? These definitions indicate three major points. They emphasize the scientific nature of sociology। ये मैं बार बार कह रहा हूं, scientific nature of sociology, यानी कि वो कह रहा है कि आप ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक नजरिए से स्टडी करेंगे। They stress on the relation between human beings and society। और जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, ह्यूमन बींग्स और सोसाइटी के आपस के कैसे रिश्ते हैं। It is clear that sociology is a complex social science which differs from all other social sciences। और इससे हम बड़ा क्लियर कर दिए कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री में ह्यूमन बिहेवियर विद सोसाइटी के बारे में तो नहीं पढ़ने वाले, राइट? तो इससे ये सिद्ध हो गया कि सोशियोलॉजी सबसे अलग सोशल साइंस है। हिस्ट्री में भी हम बात करते हैं कि कब घटना कौन सी हुई थी, वो इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई घटना क्यों हुई थी, क्या वजह थी, ऐसा ह्यूमन फैक्टर क्या था, क्या ऐसे रीजंस थे कि ऐसी चीजें हुई थी, तो उसकी बातें हिस्ट्री में नहीं होती। हिस्ट्री में हम सिर्फ इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई अगेन इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। सो दैट्स डेफिनेशंस। व्हाट इज द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसके ऊपर मैंने बहुत प्यारा सा एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया था। एक्चुअली वीडियो ही था, वो शॉर्ट्स अपलोड नहीं हो रहे थे तब शायद से, बट वो देख लीजिएगा। इसके बारे में उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें बहुत अच्छा सा एक सवाल पूछा है, क्या फिश को पता है कि वो पानी के अंदर है? जैसे वो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप अपने आप से ये सोचेगा, डू फिश इन द सी नो एनीथिंग अबाउट ओशन करंट्स? क्या उनको पता है कि ओशन करंट्स ऐसी चलती है, या मरीन बायोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज उसको पता है फिश को?
अब अंदर खुद रहने के बाद। तो ये सवाल से वो हमारे अंदर ये सवाल उठा रहे कि क्या ह्यूमंस को अपने बारे में कैसी चीजें पता है, राइट। तो इसीलिए लोग ह्यूमंस रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं व्हाई ऑन अर्थ वी आर प्रेजेंट। क्यों, क्यों सिर्फ अर्थ पर हम हैं, या स्पेस में क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ओशन एक्सप्लोरेशन है, ये सब हम क्यों करते हैं? हमारी इसी नीड को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम अपने लिए अपने बारे में जागरूक है और हम क्वेश्चन करते रहते हैं अपने आप। सो दैट वाज सोशल इमेजिनेशन, हमारे अंदर ये इमेजिनेशन है। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, अब नेचर क्या है सोशियोलॉजी का? सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, ये तो ये इन लोग ने प्रूफ कर दिया, बता दिया। इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। अगेन वही बात रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है, वही बात रिपीट हो रही है। क्या? एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक ऐसी ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग्स की सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे, उसकी सोशल लाइफ सोसाइटी के साथ कैसी। इन मेनी रिस्पेक्ट सोशियोलॉजी डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर सोशल साइंस। तो ये अगेन बात रिपीट हो गई कि दूसरे सारे सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सबसे ये अलग होता है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इट इज एसेंशियल टू लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स है, उससे हमें पता पड़ेगा कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या होगा। सोशियोलॉजी इज एन एम्पेरिकल साइंस। तो ये बात भी मैंने ऊपर पहले बताई कि जैसे हिस्टोरियोग्राफी इज एन एम्पेरिकल साइंस, वैसे सोशियोलॉजी भी एक एम्पेरिकल साइंस है, क्योंकि सोशियोलॉजी स्टडीज, एनालिसिस सोशल फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड। It is not used only on armchair philosophy or speculation. Rules are framed in sociology with the help of observation and experiences. Sociology holds that empiricism is its central feature as a science. तो अपने आप को वो साइंस क्यों कह रहा है पहले बात? हालांकि हम आर्ट्स के अंदर ये पढ़ रहे हैं, सो डोंट गेट into the whole conversation of argument of arts and science. So जैसे हम कहते हैं टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। तो टीचिंग, जो बीएड, ये एक बस आपको एग्जांपल देने के लिए पूरा मैं बता रहा हूँ कि टीचिंग को हम आर्ट भी कहेंगे और साइंस भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि टीचिंग एक स्किल है जिसको हम पढ़ा सकते हैं बीएड के थ्रू। बीएड जो कोर्स होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसके थ्रू पढ़ा सकते हैं। लेकिन जितने बीएड टीचर्स करते हैं वो सारे टीचर्स आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे। सबका कोई ना कोई तो होगा, आपको ये यार ये टीचर के साथ मजा नहीं आया, लेकिन कोई एक टीचर होगा जिसके साथ आपको बड़ा मजा है। तो क्या ऐसी बात है, और हो सकता है कि उसने बीएड ना भी किया हो, तो ऐसी क्या बात है जो हम उसे पढ़ा नहीं सके, लेकिन वो टीचर में उसको वो क्वालिटी थी, वो ऐसी क्या बात थी? इसीलिए ऐसी चीजों को स्किल, आर्ट और स्किल का डिफरेंस बताते हैं। तो टीचिंग इज अ आर्ट जो सबको नहीं आता, टैलेंट में चला गया हो, राइट। टैलेंट और स्किल में फर्क होता है। टैलेंट नेचुरली होता है, स्किल को डेवलप किया जाता है। तो कोई भी चीज को, यहां पर भी सोशियोलॉजी सोशल साइंस है, क्योंकि इसका साइंटिफिक मेथड है चीजों को स्टडी करने का, रिसर्च करने का। ये बस बैठे बैठे किसी ने स्पेक्यूलेशंस नहीं कर दिए कि अरे नहीं, आर्म चेयर फिल्म, मतलब वही आर्म चेयर पे बैठे हुए किसी ने नहीं बस बोल दिया कि अरे ऐसे नहीं, सोसाइटी में तो इस तरह से होगा या वैसे ही होगा या फलाना निकाल। ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे के रीजंस है, इसके पीछे हमारे पास वैलिड रिसर्च डेटा है, इसके पीछे हमारे पास वजह है कि कोई चीज कैसे बिहेव कर रही है। सोशियोलॉजी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। सो हम ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस करके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने रिवॉल्यूशंस हो चुके हैं अलग अलग, हमने वहां से ऑब्जर्व किया, हमने वहां से एक्सपीरियंस किया, हमने वहां से देखा, वहां पे हमने रिपीट किया। गांधी जी ने अफ्रीका में पहली बार अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने सत्याग्रह किया था, और वहां पर अफ्रीका में जो इंडियंस और जो बाकी जो ब्लैक्स एंड सब लोग जो थे, उनको अपना हक दिलवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। वहां की सक्सेस को देखकर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया था, ओके सत्याग्रह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, और लॉ से मैं लड़ भी सकता हूँ, अपनी बातें रख सकता हूँ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और वो आइडिया लेकर वो इंडिया में आके उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को वहां पर फिर से अपनाया था और फिर से यूज किया था, और लोगों ने उस चीज को ऑब्जर्व किया था और उसको फॉलो किया था। तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि ये काम कर गया, और उन्होंने फिर बाद में रिपीट किया था उसको। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली। अगर आप
इसको समझने के लिए भी याद रखना चाहो और कहीं यूज करना चाहो, लिखना चाहो। Sociology holds the empiricism is it at central feature as a science. So ये एम्फिरिसिज्म क्या है, अगेन उन्होंने दिया हुआ है। हालांकि ग्रेड 10th में ही हम हिस्टोरियोग्राफी के पहले चैप्टर में एम्फिरिसिज्म वर्ड से हम वाकिफ हो चुके, फिर से पढ़ेंगे। एम्फिरिसिज्म इज द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन दैट ऑल ह्यूमन नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि सारा ह्यूमन नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से ही होता है। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आज आप ये मेरी बातें सुन रहे हो, आपका ये एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि आप ये चीजें जान रहे हो, तो इससे आपका नॉलेज गेन होगा। इसके पहले आपको ये बातें नहीं पता थी। जब तक एक्सपीरियंस ना हो उस चीज का नॉलेज नहीं होता है। ऐसा ये कंसेप्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट है, जिसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। एम्पिरिसिज्म होल्ड्स द नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि एक्चुअल एक्सपीरियंस, रियल में उसका एक्सपीरियंस हुआ है रिसर्चर का, तभी जाके वो उस चीज के बारे में लिखेगा। यानी कि सिंपल अगर बात करूं, तो अगर मैं कहूं बिना कभी एक्चुअल में उड़े, हम उड़ तो नहीं सकते, ह्यूमन कांट फ्लाई राइट लाइक अ बर्ड। बिना उड़े मैं कहूं कि अरे उड़ने में यार क्या मजा आता है यार, ऐसा फील होता है वैसा फील होता है, ये मैं बात हवा में कर रहा हूं। ये मैंने रियलिटी में एक्सपीरियंस नहीं किया, एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं किया कि बर्ड को कैसा लगता होगा, बर्ड को उड़ते वक्त कैसा लगता होगा। राइट, हम पैराग्लाइडिंग करेंगे तो शायद हमें थोड़ी सी भनक मिले, थोड़ी सी फीलिंग आए, या स्काई डाइविंग करते हुए शायद से थोड़ी सी फीलिंग आए कि बर्ड्स क्या फील करते होंगे, समथिंग राइट। लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस के बिना मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं। तो जो चीज एक्चुअल एक्सपीरियंस करके रिसर्चर लिखता है, तब जाके उसको वैलिड माना जाए। ये कंसेप्ट यूज किया जाता है सोशियोलॉजी की बातें करते वक्त, सोशियोलॉजी की किताबें लिखते वक्त, सोशियोलॉजी को स्टडी करते वक्त, कि जो चीज एक्चुअल में एक्सपीरियंस करा जाएगा, रिसर्चर वही चीजें लिखेगा। तो इसीलिए ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, इसको हम मेथड कहेंगे। ये मेथड एम्पिरिसिज्म मेथड कहा जाता है, जिसके अंदर हम साइंटिफिक वे, और इसे साइंटिफिक मेथड के अंदर गिना जाता है एम्पिरिसिज्म को, और सोशियोलॉजी को इसी साइंटिफिक मेथड से हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी इज अ थियोरेटिकल एंड अप्लाइड साइंस। तो अगेन, जैसे कि हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा अप्लाइड फिजिक्स भी होता है, एक कंसेप्ट होता है, अप्लाइड फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स एक डिसिप्लिन है, एक साइंस का नाम है, एक डिसिप्लिन का नाम है फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स के अंदर फिर थियोरेटिकल फिजिक्स हो सकता है, अप्लाइड फिजिक्स हो सकता है। सिंपल अगेन आपको एग्जांपल की बात करूं तो थियोरेटिकल वो होती है कि थियरी में, पेपर में हाइपोथेसिस है, रियलिटी में अभी तक हमको पता नहीं है। उसी चीज को जब मैं अप्लाई कर देता हूं, तो वो अप्लाइड फिजिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि ग्रेविटी थियरी वाइज मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ग्रेविटी ऐसे ही है, फलाना ढिमकाना, ब्ला 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 ब्ला, ग्रेविटी की थियरी मैंने लिख दी। लेकिन जब तक उसका एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन से हमने क्या किए, हमने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, हमने रॉकेट लॉन्च कर दिए, हमने बहुत सारे अलग अलग साइंटिफिक थियरीज को अप्लाई किया, इंजीनियरिंग की उसकी, तब जाके हमने थियरी को एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया। इसीलिए थियरी और एप्लीकेशन अलग अलग चीज होती। थियरी मतलब सिंपल सी भाषा में ऑन पेपर, अप्लाइड यानी कि उसको रियलिटी में करके दिखाना। कुछ मशीन ऐसी क्रिएट कर दो जो वो बात आपकी प्रूफ करेगी, या उस लॉ को फॉलो करके दिखाएगी, या उस लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ बात होगी। तो ये इंजीनियर करना, कोई चीज क्रिएट करना यूजिंग द थियरी इज कॉल्ड अप्लाइड साइंस। तो सोशियोलॉजी एक थियोरेटिकल साइंस भी है और एक अप्लाइड साइंस भी है, हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। केमिस्ट्री में मैं लिख दूंगा H+O2, H2+O, लेकिन उसको रियलिटी में भी मैं जब रियल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को करके आपको वाटर क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो वो मैं अप्लाइड केमिस्ट्री करूंगा। तो ये आपको फर्क समझना है, थियोरेटिकली एंड अप्लाइड साइंस का। तो सोशियोलॉजी भी एक थियोरेटिकल साइंस भी है, यानी हम उसे पेपर में स्टडी, रिसर्च करके, डेटा कलेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं, और उस चीज का लाइफ, रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी कर सकते हैं कि ओके, इस कंसेप्ट का, ये ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन बिहेवियर का मैंने एप्लीकेशन किया। जैसे मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल बताया कि जो दंगे फसाद पहले होते थे, तब पुलिस बिना, उनको पता नहीं होता था कि जो दंगे कर रहे हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, वो पत्थर फेंक सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका उनका रियलाइजेशन नहीं था। लेकिन जब उनको पता पड़ा कि
पत्थर पत्थर फेंके जा सकते हैं, आग के वो कांच की बोतल में वो जलाकर बॉम्ब बना के फेंक सकते हैं। उसके बाद से पुलिस प्रिपेयर होने लग गई कि ओके हमें किस तरह के प्रोटेक्शन चाहिए। तो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया वो चीज, और बाद में ऑब्जर्व किया, और फिर उस चीज को समझा, और फिर बाद में अप्लाई कर दिया। तो ये आपको समझना है कि सोशियोलॉजी को हम थियोरेटिकली पेपर पर भी पूरा लिख सकते हैं, रिसर्च करके डेटा निकाल सकते हैं, और उसको फिर अप्लाई कर सकते हैं कि ओके इसके लिए हम इस तरह का स्टेप्स उठाएंगे। सो लेट्स अगेन डाइव इनटू द चैप्टर। There is a systematic development and formulation of sociological theory. तो थियोरेटिकल पहले बता रहा है कि हम बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में एक सोशियोलॉजिकल थियरी को बनाते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियरीज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू थियरीज इज अ कांस्टेंट प्रोसेस इन सोशियोलॉजी। जैसे साइंस में होता है, नॉर्मल साइंस में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, कि वेरीफाई जो थियरीज बन चुकी है उस चीज को वेरीफाई करना या चेंज करना, न्यू थियरीज बनाते जाना, ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है सोशियोलॉजी के। इसीलिए ये जो हुआ ऊपर, इसीलिए इसको प्योर साइंस भी कहा जाता है। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज प्योर साइंस। तो ये प्योर साइंस भी हो गया। प्योर साइंस यानी कि थियोरेटिकल साइंस, प्योर साइंस। हावेवर टुडे वी कैन नॉट कॉल सोशियोलॉजी ओनली एज अ प्योर साइंस। लेकिन अब सिर्फ ये प्योर साइंस पेपर पे ही नहीं रहा, अब इसको हम यूज करना भी सीख गए इस सारी चीज को। सिंस मेनी ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू द फील्ड, हेंस इट इज अ प्योर एज वेल एज अप्लाइड सोशल साइंस। तो आज की तारीख में हम जो प्योर साइंस हमने जो डेवलप किया, प्योर साइंस यानी कि सिर्फ थियरी में है, सिर्फ पेपर पे है, उसका रियलिटी में एप्लीकेशन हमने नहीं देखा अब तक। लेकिन अब सोशियोलॉजी प्योर साइंस से अपना ग्रेड बढ़ाकर अप्लाइड साइंस भी बन चुका है, और उसका हम जितनी भी थियरीज हमारी थी उसको हम अप्लाई कर चुके हैं। जैसे गांधी जी ने अपनी एक थियरी लगाई कि अगर सत्याग्रह किया जाए, अनशन पे बैठ दिया जाए, तो वो क्या असर होता है, उसको फिर अप्लाई किया गया। और उसको देखकर बाकी लोगों ने, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था, बहुत से लोग अपने जब अपने धरने पे बैठ जाते तो वो अनशन के लिए बैठ जाते कि खाना नहीं खाएंगे। अभी रिसेंटली लद्दाख में, अब मैं नाम भूल गया उस पर्सन का, उन्होंने भी अनशन पे वो चले गए थे, सत्याग्रह कर रहे थे। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व्ड और फिर अप्लाइड की गई है। थियरी पे थी, पेपर पे थी, उसे अप्लाई की गई है। तो सोशियोलॉजी इज बोथ प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस। थियोरेटिकल, प्योर यानी थियोरेटिकल साइंस एंड अप्लाइड साइंस। सोशियोलॉजी इज अ फैक्चुअल साइंस, यानी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ये मनगढ़ंत कहानियों पर बेस्ड नहीं है। रियल में हिटलर ने गैस चेंबर में क्या किया था जूस लोग के साथ, तो ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। फैक्ट्स के ऊपर सोसाइटी में क्या क्या इवेंट्स ऐसे हुए हैं उसके ऊपर बेस्ड है कि लोगों का क्या सोच है, लोगों की क्या बिहेवियर पैटर्न। द एम ऑफ सोशियोलॉजी इज टू फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। सो बहुत अच्छी लाइन है। इट इज एम, इसका एम है कि सोसाइटी की रियलिटी क्या है, एक समाज की रियलिटी क्या है, उसको जानना चाहता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड सोसाइटी एज इट इज। सोसाइटी जैसी है वैसा ही रखकर उसको स्टडी करना चाहता है सोशियोलॉजी, उसको समझना चाहता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इट कन्फाइंस itself to what is and what is not, what should be और what ought to be। तो ये उसके सवाल है कि सोशियोलॉजी चाहता है कि व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज नॉट सोसाइटी, व्हाट शुड बी सोसाइटी, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, और कैसी उसमें हम क्या उसमें चीज ला सकते। सोशियोलॉजी स्टडीज द कंस्ट्रक्टिव पार्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स इन सोसाइटी। तो कंस्ट्रक्टिव यानी सोसाइटी के लिए जो अच्छा अच्छा चीजें हैं वो चीज को भी स्टडी करता है, और जो डिस्ट्रक्टिव चीजें रही है सोसाइटी उसको भी स्टडी करता है। पहले ऐसे क्या हालात थे कि वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी इतनी इजीली, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू हो गई थी, आज इतने इतने आपस में कुछ नेशंस लड़ रहे हैं, फिर भी वर्ल्ड वॉर के हाथ से वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी लोग अब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर में उतरना यानी कितना बड़ा वो स्टेप बैक स्टेप हो जाएगा उनके लिए, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी पूरे वर्ल्ड के लिए। इसलिए कोई वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं होने वाली, राइट। तो ये चीज कैसे पता है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी किया जा चुका है, वॉर जैसी चीज को स्टडी किया जा चुका है, और इसीलिए सोशियोलॉजी जरूरी है। इन सोसाइटी मोरल, इमोरल, ऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, ये सारी चीजें सोसाइटी की जो है
मोरल चीजें, ऑर्गेनाइज चीजें, ये सारी चीजों को स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी की हेल्प से। सोशियोलॉजी इज अ होलिस्टिक साइंस। होलिस्टिक यानी कि सब कुछ उसके अंदर आ चुका है, एज अ होल। होलिस्टिक यानी एज अ होल, याद रखो, HOLE, होलिस्टिक, HOLI वाला, एंड WHO, होल। सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी एज अ होल, वही वर्ड आ गया फिर से। इट डज नॉट लिमिट इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, रेदर इट स्टडीज एंटायर, पूरा, वो पूरे सोसाइटी को स्टडी करती है, सोसाइटी के कोई हिस्से को स्टडी नहीं करती, सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करती है, उसके पार्ट्स को स्टडी नहीं करती। नाउ, क्यों इमर्जेंस एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, क्यों ऐसी क्या चीजें हुई थी कि हमें उस चीज को, इसकी नीड हमें पता पड़ी थी कि इसकी नीड है, इज समथिंग इज नीडेड, एंड दैट वाज सोशियोलॉजी। और क्या स्कोप है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज कवर है। To understand the emergence of sociology, we must understand the relation between society and ideas. तो सिंपल सी बात है, कह रहे कि अगर आपको सोशियोलॉजी के बारे में जानना है कि वो क्यों नीड में उसकी जरूरत पड़ी थी, तो आपको समझना पड़ेगा कि सोसाइटी और आइडियाज का क्या रिलेशन। There is always a link between social conditions of a period and ideas which arise and are dominant in that period. जैसे पहले के जमाने में एम्प्लॉयज वर्कर्स लोग के साथ बहुत ही बुरा हाल होता था, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, आइडिया डेवलप हुई, कम्युनिस्ट पार्टी, वर्कर्स को अपना हक दीजिए, यूनियंस बने थे, वर्कर्स के लिए अच्छे वेजेस रखिए, वर्कर्स के लिए इतना काम, आप 12 घंटे 14 घंटे काम नहीं करा सकते, ये सारी आइडियाज बनी थी। डेमोक्रेटिक, पहले मोनार्की थी, तो मोनार्की में जो प्रॉब्लम्स आई, उस उस पीरियड की वजह से, उस सोशल कंडीशन जो हो गई थी उस जमाने में, मोनार्की के टाइम पे, उससे आइडियाज आई, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, जस्टिस, ये सारी आइडियाज आई कि हमें लिबर्टी चाहिए। तो तब से लिबर्टी का आइडिया है, डेमोक्रेटिक चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, हमें मोनार्की नहीं चाहिए। तो ये सारी आइडियाज जन्म लेती है। सो सोसाइटी की कंडीशंस और आइडियाज का ये रिलेशन अगर आप समझ जाते हो, तो आप सोशियोलॉजी को समझ जाते हो। द रूट्स ऑफ आइडियाज डेवलप्ड बाय अर्ली सोशियोलॉजिस्ट लाइज इन द सोशल कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप। तो हम पहले ये जान चुके हैं कि यूरोप से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कैन देयरफॉर बी ट्रेस्ड टू द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री व्हिच सॉ सच ट्रेमेंडस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चेंजेस एम्बॉडीड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तभी उस कंडीशन, उस सोशियोलॉजिकल जो, तब जो सोशल कंडीशंस थी, तब जैसी जैसी आइडियाज वो बनी थी, वो आइडियाज जो जन्म ली थी, ये सारी चीजें जो हो रही थी, उसी में साइंटिफिक डिसिप्लिन सोशियोलॉजी बना था। दिस पीरियड ऑफ चेंज इन यूरोपियन सोसाइटी इज नोन एज एनलाइटमेंट पीरियड। ये पूरे पीरियड को एनलाइटमेंट पीरियड भी कहा जाता है, बिकॉज इट एम्बॉडीड द स्पिरिट ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। तो एनलाइटमेंट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट, और उसको हाईलाइट भी किया हुआ है। एनलाइटमेंट पीरियड के अंदर लोग जागरूक हो गए थे कि उन्हें डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, ये सारी आइडियाज उनको अच्छी लगती थी, और ये सारी आइडियाज, फ्रीडम, पॉजिटिव फिलोसॉफी, ये सारी बातें वो करने लगे। मोनार्की हटाओ, वर्कर्स को परेशान नहीं करना है, वैसे कंडीशंस ना हो, अच्छे कंडीशंस हो वर्किंग की, ये सारी बातें जो रियलाइज हुई थी, एनलाइटमेंट उसे कहते हैं, कि हम जागरूक हो गए थे उस सारी बातों को। एनलाइटमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे उन्होंने छोटा सा दिया, पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। The period of European thought, which is equated with the emphasis on reason, experience, challenge to religious traditional authority, and gradual emergence of ideals of secular, liberal, democratic societies. The intellectual forces of this period produced positive, logical, rational, scientific thinking. They also emphasized causal relations, that is, focus on cause and effect relationship. Among the intellectuals, we can mention थॉमस हॉब्स, जॉन लॉके, रोसो, फ्रांसिस सिसेरो, एंड मैनी मोर। तो बहुत ही सिंपल, आपको बहुत ही आपको वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिलीजियस ट्रेडिशनल अथॉरिटी चल रहा था, चर्च का बोलो या कोई भी रिलीजन का बोलो, जो उस टाइम पे जो चल रहा था, जो इतनी स्ट्रिक्ट अथॉरिटी थी कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा ही करना है, ऐसा नहीं, हम जो बोलेंगे वही करना है, ये सारी चीजें जो चल रही थी, उससे दूर, उससे ऊपर, उससे आगे के फ्री थिंकर्स, यूरोपियन फिलोसोफर्स, फ्रेंच थिंकर्स, ये सारे लोगों ने जो आइडियाज दी लिबर्टी की, सेक्युलर होने की, सेक्युलर यानी कि हम सारे धर्मों को मानते हैं, हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारा धर्म बड़ा नहीं, हमारा धर्म छोटा नहीं, हम इक्वल सब, ये सारी आइडियाज जन्म ले रही थी, सेक्युलर, लिबरल,
डेमोक्रेटिक होने की, ये सब जो आ रहा था, इस पीरियड को एनलाइटमेंट पीरियड कहा जाता है इन द यूरोपियन सोसाइटी। द एनलाइटमेंट पीरियड मार्क्ड अ रेडिकल चेंज। तो ये पीरियड ने एक रेडिकल, बहुत ही फास्ट, रेडिकल यानी कोई चीज फास्ट कर पाना, चेंज लाना, फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंकिंग टू न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड लुकिंग एट रियलिटी। तो ट्रेडिशनल थिंकिंग जो थी, नैरो माइंडेड जो सोसाइटी थी, उससे हटकर न्यू थिंकिंग आने लगी। इंडिविजुअल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लोग अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को क्वेश्चन करने लगे। तभी सबसे ज्यादा साइंस डेवलप हुआ था भाई, क्वेश्चनिंग कर कर। साइंटिफिक एंड रैशनल थिंकिंग रिमेन द प्रोमिनेंट वे ऑफ लाइफ। साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग रखना, इरेशनल बातें नहीं, रैशनल थिंकिंग रखना, ये चीज बहुत ही कोर था इस पूरी चीज का, पूरे पीरियड का। The new outlook developed as a result of commercial revolution, scientific revolution crystallized during the industrial and French revolution, which gave birth to the discipline of sociology. तो अब ये लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमा टू कॉमा अगर पढ़े तो, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन क्रिस्टलाइज्ड, अब देखो, इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वजह से जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन निकला था, जो बना था, जिसको हम कमर्शियल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो, इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वजह से जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जन्मा था, जिसको हम कमर्शियल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, उसी के अंदर सोशियोलॉजी का भी जन्म, सोशियोलॉजी एक न्यू डिसिप्लिन का भी जन्म हुआ था। सो सोशियोलॉजी वाज बोर्न इन द कमर्शियल रिवॉल्यूशन, which is what, which is a scientific revolution because of industrial and French revolution. The industrial and French revolution challenged the central features of old Europe. तो ओल्ड यूरोप के जो अलग अलग उनकी तरीके, तौर तरीके थे रहने सहने के, और सब कुछ, क्लास सिस्टम जो था, नीच ऊंच नीच वाली चीजें जो थी, वो सब कुछ बदल चुका था रिवॉल्यूशन से। क्लासेस वेर रीऑर्गेनाइज्ड, ओल्ड क्लासेस वेर ओवरथ्रोन। जो हमें याद है, अगर आपको पता होगा तो, लैंडलॉर्डशिप जो थी, जो बिशप एक होता था, ये सारी जो अलग अलग, हम अलग अलग चैप्टर्स में बात कर चुके हैं इसके बारे में, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के चैप्टर्स में बात कर चुके हैं इसके बारे में। जो जमींदारी सिस्टम था, ये सब कुछ हटाकर रीऑर्गेनाइज, क्लासेस रीऑर्गेनाइज हो चुके थे। रिलीजन वॉज क्वेश्चनड, रिलीजन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि चर्च ने बोला तो ये मानना जरूरी नहीं है, क्यों, कहाँ लिखा है बाइबल में, या क्या उसका रियल वजह है। पोप ने कह दिया तो बस फॉलो करो, ऐसा नहीं है। चर्च के फादर ने कह दिया तो मान लो, बस ऐसा नहीं है। रिलीजन वॉज क्वेश्चन एंड लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंट पोजिशन। तो रिलीजन इतना स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे बैठा था कि उसकी, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर करके ये पीरियड में, एनलाइटमेंट पीरियड और रिवॉल्यूशन पीरियड में उसकी जगह हट चुकी थी। फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज वर चेंज। फैमिली स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। हम बहुत ही लार्ज फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में धीरे धीरे तब्दील हो रहे थे। द पोजिशन ऑफ विमेन ऑल्सो स्टार्टेड टू चेंज। जो विमेन को पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था, उनको अब पढ़ाने लिखाने पर ज्यादा फोकस किया गया, वो आज भी हम करते हैं। द पोजिशन ऑफ विमेन ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग। मोनार्की वॉज ओवरथ्रोन एंड डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मोनार्की जो चल रही थी, एक पर्सन की तानाशाही जो चल रही थी, वो हटाकर, वो किंग रूल हटाकर डेमोक्रेसी, यानी सबको हक है बोलने का, वोट करो। अभी याद है मुझे, वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है अपने देश में, वोट करिएगा आप। आपका अगर 18 ईयर हो चुका है, एंड अगर आपके पास वोटर्स आईडी नहीं है, नो वरी, आधार कार्ड लेकर नियरेस्ट पोल बूथ में आप जरूर जाइए, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बहुत जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन करने भी मिलेगा, ऑफिशियल साइट भी है उसकी, वहां भी आप सिर्फ अपना नाम और ईमेल वगैरह डाल के आधार कार्ड लेकर डायरेक्ट वोटिंग कर सकते हो। जरूर करिएगा वोटिंग। सो ये डेमोक्रेसी की पावर है कि हर एक के पास अपना हक है बोलने का कि वो क्या चाहता है। रिलीजन, कम्युनिटी, पावर, वेल्थ एंड कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी टुक अ न्यू फॉर्म। ये सभी चीजों का एक नया रूप सामने आ चुका था, और ये सारी चीजें सोशियोलॉजी के तहत हम पढ़ सकते हैं। Here onwards, we are going to understand the different conditions under which sociology emerged. और ये जो अलग अलग conditions होगी, रिलीजन, कम्युनिटी, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, ये सब के जो नए फॉर्म में जो कंडीशंस पैदा होगी, सोशल कंडीशंस जो होगी, उसके अंदर सोशियोलॉजी का कैसा इमर्जेंस, कैसे वो जन्म लेता है, वो हम देखें।
The social conditions, commercial and scientific revolutions, the intellectual forces, industrial and French revolutions all had tremendous impact for radical change in Europe. अब ओवरऑल पूरा समराइज कर दिया है कि यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा चेंज लाने वाले ये सभी चीज को मिलाकर यूरोप में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका था, जिसके वजह से सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी, तो अगेन फैक्टर्स में यही, जब ऊपर हमने बात जो दो लाइन में पढ़ी, कमर्शियल, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब फैक्टर है, उसी की वजह से हो रहा है, उसको हम फैक्टर कहते हैं, उसके वजह से वो हो रहा है। सोशियोलॉजी इन फैक्टर्स की वजह से जन्मी है, उस फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। कमर्शियल रिवॉल्यूशन, दिस This revolution refers to a series of events between 1450 Common Era to 1800 Common Era. कुछ जो इवेंट्स हुए थे इन इस पर्टिकुलर डेट में, उसको हम कमर्शियल रेवोल्यूशन में गिनते हैं। These events signaled a change from the largely subsistence and stagnant economy of medieval Europe to a modern dynamic and worldwide system. तो इसके अंदर हम मेनली इकोनॉमिकल चेंज जो आया था यूरोप के टाइम पे, मेडिवल यूरोप जमाने का हम बात कर रहे हैं, तो मेडिवल यूरोप से हम जो पुराना बेकार सा स्टैग्नेंट जो अटकी हुई इकोनॉमी वाला जो कंसेप्ट था, वो चेंज होके डायनामिक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन टाइप कंसेप्ट आ चुके थे यहाँ पर। कमर्शियल रेवोल्यूशन रिफर्स टू द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो कमर्शियल वर्ड से ही आपको एक्चुअली समझना चाहिए कॉमर्स, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स का जो एक्सपांशन स्टार्ट हो चुका था, वो कंसेप्ट को हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाह रहे थे, हमने स्टार्ट कर दिया था, एंड इससे ये जो चेंजेस आ रहा था पूरे यूरोप में, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, कमर्शियल रेवोल्यूशन, which resulted in consolidation of economic and political power of European countries. तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब चालू हुआ था, तो पॉलिटिकल पावर्स एंड इकोनॉमिक पावर यूरोप में चेंज हो चुके। द शिफ्ट फ्रॉम लैंड रूट्स टू सी रूट्स बिगिन, तो सिर्फ अब लैंड रूट्स नहीं, अब हम सी रूट्स सीख चुके थे, हम सी एक्सप्लोरर्स लोग ने सी रूट्स बनाए थे और हम सी रूट से ट्रेड चालू कर चुके थे। यूरोपियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद न्यू कमोडिटीज, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स फ्रॉम द ईस्ट, तो हमारे यहाँ से, इंडिया से एंड चाइना से एंड कहाँ कहाँ से यूरोपियन मार्केट में, ईस्ट, पूरे ईस्ट से यूरोपियन मार्केट में जा रहे थे, न्यू न्यू कमोडिटीज जा रहे थे, स्पाइसेस जा रहे थे, टेक्सटाइल्स, कपड़े जा रहे थे, बिकॉज ऑफ द ट्रेड कॉमर्स एक्सपांशन। तो ये एक चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टुक प्लेस एंड इट वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कमर्शियल रिवॉल्यूशन। बैंकिंग सिस्टम एक प्रॉपर आ गया था, बकायदा बैंक कैसे सिस्टम वर्क करता है, वो पूरी एक सर्विस आ चुकी थी, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है कमर्शियल रिवॉल्यूशन। पेपर करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस, तो पहले कॉइन्स हम यूज करते, पेपर करेंसी थी नहीं, पेपर करेंसी हमने स्टार्ट कर दी। द रिवॉल्यूशन चेंज The revolution change also promoted the rise of middle classes to economic power, which became very influential. और धीरे धीरे मिडिल क्लास इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया, ये भी एक चेंज था कमर्शियल रेवोल्यूशन के अंदर। ऑल दिस चेंजेस हैव रिजल्टेड इन चेंजिंग सोशल रिलेशनशिप। लेकिन अब तक हम ये क्यों पढ़ रहे थे सर, ये इतना बड़ा पैराग्राफ हमको क्यों बता रहे, कमर्शियल रिलेशन से क्या इतना हुआ, ये हमें क्यों पढ़ रहे, क्योंकि जितने भी वो चेंजेस ऊपर इन्होंने मेंशन किए, वो सभी चेंजेस की वजह से सोशल रिलेशनशिप चेंज हो गए थे। मिडिल क्लास आदमी के हाथ में पैसा आ गया, परचेसिंग पावर बढ़ गई, उसका सोशल रिलेशन, लोगों के साथ बिहेवियर है, जो बर्ताव है, वो चेंज हो गया है। तो सोशल रिलेशनशिप सोसाइटी में चेंज हो रहे थे, इसलिए ये सारे चेंजेस आपको पढ़ने हैं। द नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ सच चेंजेस हैव बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। और इसी, अब लास्ट में मस्त एक ही लाइन में पूरा बता दिया कि सोशियोलॉजी इसमें क्या करता है। तो सोशियोलॉजी इसी चेंज, इसी नेचर और फॉर्म ऑफ दिस चेंज को स्टडी कर रहा है, ये किस तरह का चेंज हुआ है, इस चेंज का क्या नेचर है, इस चीज को स्टडी सोशियोलॉजी करता है। सेकेंड फैक्टर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या चेंजेस आए थे, और उस चेंजेस से अगेन सोशल रिलेशनशिप चेंज हो गए, और उस चीज को स्टडी कौन करेगा, सोशियोलॉजी। The Industrial Revolution that took place in 18th century in England brought about great changes in social and economic life of people. First in England, then in other continents. तो पहले तो इंग्लैंड में, फिर यूरोप में, और धीरे धीरे अदर कॉन्टिनेंट्स। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज नॉट अ सिंगल इवेंट, एक सिंगल इवेंट नहीं है कि कल रात को हो गया, ऐसा नहीं, ये की इवेंट है, ऐसा इवेंट है, यहाँ हो रहा है, फिर बाजू में हो रहा है, कहीं और फिर हो रहा है, ऐसे फैलते जा रहा है। सो एक कंट्री से, कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, ये ऐसा पूरा एक बड़ा सा इवेंट है जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। देयर वेर मेनी इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट दैट अफेक्टेड द सोशल सेटिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो, जिसके वजह से सोशल सेटिंग चेंज हो गया।
ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स वेर डिस्कवर्ड, नई नई चीजें हम डिस्कवर कर रहे थे, विच कुड प्रोड्यूस गुड्स एट लार्ज स्केल। हमने मशीन का ऐसा यूज देख लिया था और एम्प्लॉयज का सिस्टम ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करके ऐसा सीख लिया था कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पा रहे। During the 1760s to 1830s, a series of invention of tools, techniques, and organization of production took place. तो मैंने आपको अभी बताया, नई नई चीजें, टूल्स, टेक्निक्स और ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज चलाना, इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीजें हम सीख चुके थे। दिस गिव राइज, और इससे क्या हो रहा था, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बन चुका था, एक प्रॉपर सिस्टम बन चुका था। Thus, a change in economy from a feudal to capitalist system of production, और इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन सिस्टम आने से क्या हो गया, फैक्ट्री सिस्टम आने से क्या हो गया कि इकोनॉमी में चेंज आ गया। इकोनॉमी में क्या जाया, फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में आ गया। हम फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल सिस्टम जो चल रहा था उससे हटकर कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी पैसे के लिए कोई चीज बन रही है और उसके लिए बहुत से लोग इन्वॉल्व है उसके अंदर, ये सिस्टम में चेंज आ गया, फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम तक। अ क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट इमर्ज्ड, एक पूरा एक ऐसा जनरेशन आया, क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट, सारे कैपिटलिस्ट थिंकिंग वाले, नॉट कम्युनिस्ट थिंकिंग वाले नहीं, विच कंट्रोल द इंडस्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्री सिस्टम को ये लोग ने कंट्रोल किया हुआ है, जैसे कि रतन टाटा हो गए, जैसे कि डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी हो गए, जैसे कि और कितने भी फर्म्स है जिन्होंने जैसे टोयाटो, टोयाटो बनाने वाला पर्सन जिसने टोयाटो इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, ये सारे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आप आज जानते हो, ये एक इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी कहीं ना कहीं पे। तो वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले इंसानों ने चालू किया हुआ। Due to this revolution, society moved from age-old handmade goods to new age machine-made goods. सिंपल सा ट्रांजिशन बताया, जो हाथ से बनी हुई चीजों का एक पूरा कंसेप्ट था वो अब मशीन मेड चीजों में आ चुका। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अफेक्टेड सोसाइटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ड्रास्टिक चेंज था, बहुत ज्यादा चेंज था। कितने लोग मशीन ने उनके जॉब छीन लिए थे, ये सारी चीजें हो रही थी। सो एक बहुत ही बड़ा चेंज था। The guild system क्या है? Guild system refers to particular type of productive system that was at its peak in 13th century. तो guilds अगर आपको याद होगा, हम पहले हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। guilds यानी पर्टिकुलर कोई क्लास ऑफ, जैसे सारे आर्टिस्ट हो गए, सारे डिजाइनर्स हो गए, तो उनकी एक जो एक संस्था, यूनियन होता है, उसे गिल्ड, एक पर्टिकुलर गिल्ड सिस्टम कहा जाता है। टेलर, सारे टेलर्स हो गए, सारे एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले हो गए, सारे कोई डिजाइनिंग वर्क करने वाले हो गए, तो वैसे अलग अलग ये उनका जो झुंड है उसे गिल्ड कहा जाता है। The closure of guild system, introduction of factory system, division of labor, migration from rural to urban, class system, labor organization, economic inequality, and the democratic pattern were the outcomes of industrial revolution. इस पैराग्राफ को मार्क कर लेना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से क्या क्या चीजें हुई थी, गिल्ड सिस्टम बंद हो गए, सारे के सारे फैक्ट्री सिस्टम में आ गए, यानी कि एक फैक्ट्री बनी है बड़ी सी, सारे वर्कर्स, ऐसा नहीं कि भाई तेरा ही सिर्फ स्पेशल हाथ है डिजाइनिंग में, ऐसा नहीं, सबको ट्रेन किया जा रहा है। चलो बैठो, मशीन पे बैठो, डिजाइनिंग हम सिखाएंगे कैसे करना है, कपड़ा कैसे सिलना है हम बता देंगे, इतना ही सिलना है, आगे का दूसरा पर्सन करेगा, तुमको टेंशन नहीं लेना। ये एक फैक्ट्री सिस्टम जो है, कपड़ा इस पार्ट्स पार्ट्स में बनता है, एक जन कटिंग ही कर रहा है, सिर्फ सिर्फ एक स्ट्रेट कट कर रहा है, दूसरा उसको दो पार्ट में चिपका रहा है। तो ये फैक्ट्री सिस्टम की बात हो रही है। गिल्ड सिस्टम में एक पर्सन पूरा, उसका उसी का एक्सपर्टीज है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम बंद हो गया, फैक्ट्री सिस्टम आया, तुम वर्कर हो, तुमको ट्रेन किया जाएगा, तुम्हें बस इतना काम करना है, इतना बड़े हिस्से का इतना सा काम करना है प्रोडक्शन का। ये हो गया, लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन हो गया, क्लास सिस्टम चेंज हो गए थे, लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गए थे, यूनियंस बन चुके थे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अंदर चेंज आ चुकी थी, क्योंकि मिडिल क्लास के हाथ में भी पावर आ रहा था, दूसरी तरफ पुअर थोड़े और पुअर होते जा रहे थे, जहां पे एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा था। तो ये कुछ चेंजेस आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिमाग में रखना, ये सब हो रहा था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Large number of people migrated to urban areas in order to work in factories. Large industrial bureaucracies arose to provide services to industries and to emerging capitalist economic system. तो बहुत लोग अपना अपना पूरा झुंड का झुंड अपना सब रूरल एरिया छोड़ के अर्बन की तरफ जाते थे, या कोई कंपनी अगर अपने गांव खेड़े में कोई कंपनी जब स्टार्ट होती है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जब ओपन करते हैं आसपास रिसोर्स देख के, तो आसपास के सारे गांव से लोग उधर बसने लग जाते हैं और वो एक धीरे धीरे एक टाउन बन जाता है, सिटी बन जाती है धीरे धीरे। तो ये एक चीज हो रही थी, इकोनॉमिकल सिस्टम में अंदर चेंज आ रहा था पूरा।
In this economy, the ideal was a free marketplace where many products of the industrial system could be exchanged. तो आइडियल यानी क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए। तो मार्केट प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहां पर बहुत सारे गुड्स प्रोडक्ट्स आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं, कोई किसी पे रुकावट नहीं है किसी भी तरह। Capital in industrial revolution, capitalism and the reaction against them led to an enormous upheaval in Western society. तो कैपिटलिस्ट के तरफ पॉजिटिव भी बहुत लोग थे, नेगेटिव भी बहुत लोग थे। तो ये जो एक पूरा उसके तरफ का रिएक्शन था वो वेस्टर्न सोसाइटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा, विच अब यहां पर आते हैं हमारे सोशियोलॉजिस्ट लोग, which affected sociologists immensely. August Comte, Emil Durkheim, Karl Marx, Max Weber, George Simmel were preoccupied with these changes and the problems they created for society as a whole. तो ये इतना सब जो हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ पुअर और पुअर हो रहे हैं, मिडिल क्लास थोड़ा सा पावरफुल हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इन सब के बीच में ये सब लोग क्या है, ह्यूमंस। इनके इंटर रिलेशनशिप, इनके सोशल रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं। इसको स्टडी करने के लिए आ गए हमारे सारे के सारे उस टाइम के सोशियोलॉजिस्ट लोग। इनके सभी के नाम एक्चुअली आपको याद होने चाहिए। The significant themes of these revolution was concerned the early sociologists were, अब क्या ऐसी बातें थी जिससे ये अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि इनसे ही इन्होंने ये सब कुछ शुरुआत की है इसलिए ये अर्ली सोशियोलॉजिस्ट कहे गए हैं। क्या ऐसी बातें, कंडीशन ऑफ वर्कर्स, कार्ल मार्क्स आप जानते हैं, मार्क्सिस्ट पूरी मार्क्सिज्म उन्होंने पूरा एक अलग ही अपना स्टार्ट किया था पूरा। तो कंडीशन ऑफ वर्कर्स, वो वर्कर्स के कंडीशन से बहुत परेशान थे इसलिए उन्होंने वो आइडिया स्टार्ट की थी मार्क्सिज्म। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो कैपिटलिस्ट के हाथ में ज्यादा प्रॉपर्टी होते जा रही है, ओनरशिप चेंज हो रही, वर्कर्स के हाथ में नहीं है, ये सारी चीजें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मोनार्क से प्रॉपर्टी छीनकर ग्रुप ऑफ कैपिटलिस्ट लोग अपने हाथ में पूरी प्रॉपर्टी रख रहे हैं, ये सारी चेंजेस। अर्बनाइजेशन, लोग अपना गांव खेड़ा छोड़कर आ रहे थे टुवर्ड्स अर्बन सिटीज, दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसे हम पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि हमें पॉलिटिकल पावर चेंज का ज्यादा इंपैक्ट था। The long series of political revolutions started by the French Revolution in 1789 were the immediate factors in the emergence of socialism. इसको इन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया कि जो पॉलिटिकल चेंजेस आने लग गए थे बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके थ्रू सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी। Most writers during this period were disturbed by the disorder and chaos in society, particularly in the French society. बहुत से राइटर्स उस टाइम पे, बहुत से जो लोग थे, डिस्टर्ब थे कि क्या चल रहा है ये सोसाइटी में, ये इतना डिसऑर्डर, इतना केओस। इसीलिए उन्होंने अपनी आइडियाज लिखी थी। दे केम टुगेदर टू रिस्टोर ऑर्डर इन सोसाइटी। Many of them sought to find a new basis of order in society, which was affected by political revolutions of 18th and 19th centuries. Their interest in social order was one of the major concerns of classical sociology, especially Auguste Comte and Emile Durkheim. तो ये दोनों महाशय लोग ने अपनी सोशियोलॉजिकल आइडियाज दी 18th और 19th सेंचुरी के टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो पॉलिटिकल हालात इतने बुरे हो चुके थे, और इसीलिए वो समझते थे कि सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए एक सोसाइटी को बिहेव करने का, एक सोसाइटी को चलाने का एक तरीका होना चाहिए, लोगों को समझने का, उनके बारे में सोचने का, ये एक प्रॉपर हमें एक तरीका चाहिए, एक वे चाहिए। वही वे सोशियोलॉजी से उन्होंने समझा था। सोशियोलॉजी इसीलिए डेवलप की गई थी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, और उसी में हम समझेंगे कि कैसे हम एक सोसाइटी चला सकते हैं। The French Revolution, which occurred in 1789, marked a turning point in the history of human struggle for freedom and equality. It put an end to the age of feudalism and introduced a new order to society. This revolution brought about far-reaching changes not only in French society but all over Europe. Other countries like India were also influenced by ideas generated during the revolution. Ideas like liberty, fraternity, equality, which now form a part of preamble of to the Constitution of India, had their origin in the French Revolution. तो अब मस्त पैराग्राफ में बता रहे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 से उसका टर्निंग पॉइंट हम देखते हैं, उन्होंने हमें आइडियाज दी फ्रीडम और इक्वालिटी की, लिबर्टी आइडिया दी हमें,
तो ये सब आइडियाज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हमारे प्रीएम्बल में मौजूद है। ये सारा चीज पेज के स्टार्टिंग में भी ये आइडियाज अगर आप देखोगे तो हमारे टेक्स्ट बुक के उसमें प्रीएम्बल में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में लिखा गया है फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, भाईचारे से रहना है, सबको इक्वल रखना है, और फ्री, लिबर्टी, फ्रीडम, राइट। हमने पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर में देखा था व्हाट इज लिबर्टी। सो ये सारी आइडियाज हमें इस रिवॉल्यूशन से मिली और ये सोशियोलॉजी के तहत हमने इसको स्टडी किया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्या साइंटिफिक वाइज क्या हम इन्वेंशंस करते जा रहे थे, डिस्कवरी करते हुए नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते जा रहे थे। यूरोप प्रोड्यूस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इन द रेनेसांस पीरियड। देयर वाज एन इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन साइंस एंड सोसाइटी एज अ होल। पूरे लोग, सब लोग साइंस की बातें करते थे, साइंस को इतना इंपॉर्टेंस दिया था उस पीरियड में, इसीलिए इतने महान साइंटिस्ट उसी पीरियड से थे लास्ट के लास्ट। The technological advancement influenced every sector of life. Science is general in general was acquiring very high prestige, and those who were associated with science were considered successful and were honored. बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया था साइंस और साइंटिस्ट लोग को, जो साइंस से रिलेटेड भी थे कुछ लोग, कि हम लोग उस फील्ड में काम करते हैं, उनको बहुत ऑनर, उनके लिए ऑनर और सक्सेस की बात थी। The impact of the scientific revolution was crucial, not just in changing material life, but also ideas about nature and society. तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है अब, क्योंकि उसने बस मटेरियल लाइफ चेंज नहीं की कि अरे हाथ से मैं सिलता था अब मैं मशीन से सिल रहा हूँ कपड़े। मटेरियल लाइफ को चेंज नहीं किया उसने, एक ओवरऑल सोसाइटी का नेचर पूरा चेंज कर, नेचर एंड सोसाइटी को ओवरऑल चेंज कर दिया उसने, है ना। The emergence of sociology in Europe is owed majorly to the ideas and discoveries contributed by science. तो बहुत सारी साइंस के वजह से लोगों का ख्यालात बदले, लोग साइंटिफिक मेथड को इतना इंपॉर्टेंट समझे, और रैशनली उन्होंने चीजों को देखना चालू किया, एंड उसी सारी चीजों को आइडिया से सोशियोलॉजी आइडिया भी आती है। सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग were preoccupied with science, and many wanted to design sociology on the lines of natural sciences like physics and biology. तो सोशियोलॉजिस्ट लोग स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड विद साइंस थे, और वो चाहते थे कि सोशियोलॉजी वैसा ही कुछ जैसे फिजिक्स बायोलॉजी है वैसा कोई नेचुरल साइंस हो। लेकिन हमें पता पड़ा कि एग्जैक्ट नेचुरल साइंस नहीं, एक सोशल साइंस है ना। ह्यूमन फैक्टर्स जो इसमें आ जाता है, जो कि अनसर्टन होता है। नेचुरल साइंस में अनसर्टन चीजें नहीं हो सकती, हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर चीज को विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी, बट ह्यूमन नेचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम बस थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं गिवन द पैटर्न ऑफ इन जनरल पॉपुलेशन, लेकिन हम कभी भी किसी वक्त कोई क्या कर दे एग्जैक्ट उसका पता लगाना सही नहीं। सो नेचुरल साइंस में उसको हम फिजिक्स और बायोलॉजी की तरह चाहते थे, बट ये सोशल साइंस में आ गया। The Enlightenment period saw the beginning of the scientific revolution. Science was considered in the social context and looked at as a tool for satisfying the needs of humanity. New scientific discoveries helped in the eradication of blind beliefs. This period has made a significant contribution to shaping a scientific attitude in sociology. तो इस पूरे एनलाइटमेंट पीरियड भी ऊपर जो पूरा हमने देखा कि ये सारे रिवॉल्यूशंस का मिलाकर ही इस पीरियड को एनलाइटमेंट पीरियड कहते हैं, और बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये सारा सब जब हुआ था, उसी से हमने देखा कि कैसे ह्यूमैनिटी की नीड्स को पूरा करने वाली चीजें, जो साइंटिफिक हमारा आउटलुक है, वो हमें सोसाइटी के ऊपर भी यूज करना है, और ब्लाइंड बिलीव्स जो अंधविश्वास थे अलग अलग, उसको भूलकर एक्चुअल साइंटिफिक बातों को समझकर चीजें करनी है सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली रास्ता काट जाना एक तरह का ब्लाइंड बिलीफ है, और बहुत सारे ब्लाइंड बिलीव्स है। कमेंट में बताइए अलग अलग ब्लाइंड बिलीव्स जो आपको पता है। अर्बनाइजेशन, अगेन ये एक फैक्टर हम ऊपर ही देख चुके हैं, एक और फैक्टर जिसके वजह से इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ, जिसके वजह से सोशियोलॉजी डेवलप हुआ। Partly as a result of the industrial revolution, large numbers of people were uprooted from rural areas. They migrated to urban settings. This massive shift was caused because of job created by the new industrial setup in the urban areas. तो common sense की बात है, हमें पता ही है ये कि जहां पर इंडस्ट्री बनी थी वहीं पे लोग जाने लगे और वो अर्बन एरिया बन गया पूरा। However, this migration expansion of cities resulted in endless problem. इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, और इसी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए कौन आ गया? सोशियोलॉजी। प्रॉब्लम्स एंड सच एज, कौन सी प्रॉब्लम वो भी बता रहे, ओवर क्राउडिंग, पोल्यूशन, ट्रैफिक, लैक ऑफ हेल्थ केयर,
growth of slums, the nature of urban life and its problem attracted the attention of, again किसका attention, ये सब problems पे attention किसका गया, sociologist Max Weber, George Simmel. The first major school of American sociology, the Chicago School, assigned its emergence to problems created by urbanization. उन्होंने अब अलग से एक बता रहे कि अमेरिकन सोशियोलॉजी की जो पहली स्कूल थी, मेजर स्कूल थी, द शिकागो स्कूल, उसने अर्बनाइजेशन को लेकर अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी की थी कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसको स्टडी करेंगे ये स्कूल। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की क्या सीमाएं हैं, क्या क्या इसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर पढ़ा जा सकता है, उसको किसी भी चीज के अंदर क्या स्टडी किया जा सकता है, उसको हम स्कोप में अंदर काउंट करेंगे। स्कोप इज ऑल्सो नोन एज फील्ड ऑफ स्टडी, उसको सिंपल भाषा में फील्ड ऑफ स्टडी भी कहते हैं कि सोशियोलॉजी की फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, तो ये इस चीज को स्टडी करेगा, इस चीज को स्टडी करेगा। वैसे हम अलग अलग अभी देखेंगे कि क्या क्या इसके सब्जेक्ट मैटर होंगे, क्या क्या रेंजेस है इसके। स्कोप ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑल्सो रिफर्स टू द रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर स्टडी। वही बात होगी फिर से कि स्कोप को हम क्या बोल सकते हैं कि क्या क्या रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इसके अंदर स्टडी किए जा सकते हैं, इस डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या स्टडी किया जा सकता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी वाइड, बहुत वाइड है, बिकॉज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस आर इंक्लूडेड इन सोशियोलॉजी। क्योंकि हर एक सोशल इंटरेक्शन अगर होगा, और सोशल इंटरेक्शन तो हर जगह होगा, सोसाइटी की रिलेटेड बात, सोसाइटी इज वेरी वास्ट, इसलिए हम लोग हर जगह पे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल वर्ड यूज करते ही है, एवरी जगह कॉमन है हमारा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, राइट। सो सोशल इंटरेक्शन जहां जहां होगा वहां सोशियोलॉजी का स्कोप है उस चीज को स्टडी करने के लिए। The scope of sociology can be understood with a brief introduction of the following new areas in the sociology. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एरियाज ही दिए हैं, लेकिन और जो कि नए हैं एकदम, लेकिन सोशियोलॉजी का बहुत वाइड रेंज है टू स्टडी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Biosociology. So, what is biosociology? Biosociology is a subject that has emerged relatively recently in sociology. एक नया नया सब्जेक्ट इन्होंने, नया नया टॉपिक इन्होंने स्टार्ट किया है सोशियोलॉजी में समझना। Researchers in the area use a variety of sociological methodologies to study the role of biology in human social life. तो अगेन ब्रेक डाउन करते हैं उसको। रिसर्च इसमें क्या करता है कि ह्यूमन सोशल लाइफ का बायोलॉजी, हमारा फिजिकल बायोलॉजिकली क्या रोल होगा, उसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और इस चीज को इन्होंने बायोसोशियोलॉजी का नाम दिया हुआ है। तो अगेन हम ह्यूमन सोशल लाइफ को सिर्फ हम साइकोलॉजी वाइज स्टडी नहीं कर रहे कि ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा क्यों है, हम उसको बायोलॉजी के अंदर भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बायोलॉजिकली ऐसी क्या चीजें आई थी कि इंसान ने इस तरह से सोशियोलॉजिकली बिहेव किया हुआ है। दैट इज वाई स्टडी ऑफ बायोलॉजी of human in sociology is called biosociology. Sociology of art, तो अगेन अब आर्ट फील्ड है, आर्ट फील्ड का सोशियोलॉजी क्या हो। The sociology of art is a field concerned with the social world of arts and aesthetics. This field seeks to understand the social context of the production and consumption of art. तो ये अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्ट जो बनता है, इतने अमीर, मतलब कितने सब महंगे महंगे आर्ट पेंटिंग्स होती है जो हमें समझती भी नहीं है, लोगों को पता नहीं उसमें क्या दिखता है, और वो लोग उसको लेते हैं, खरीदते हैं। तो ये एक एक सोशियोलॉजी की बात हो गई यहाँ पे समझने की कि इसको स्टडी करना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं आर्ट में, ऐसा वो चीज क्या है। आर्ट एस्थेटिक अमीर लोग की बातें मानी जाती, गरीब लोग का काम नहीं है आर्ट। वो आर्टिस्ट बन सकता है, वो आर्टिस्ट फेमस हुआ, पैसा कमा रहा है, अलग बात। लेकिन ये एक हाई एलाइट सोसाइटी वाली बातें नहीं है कि आर्ट को लोग म्यूजियम और वैसी जो चीजें जो मैनेज करते हैं, वो चीज बहुत अलग। तो ये इसके पीछे का क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इसके पीछे क्या एग्जैक्टली ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप वर्क करता है कि ये चीज इन्हीं लोगों से रिलेटेड है या जो भी है। सो आर्ट के ऊपर स्टडी करना, सोशियोलॉजी ऑफ आर्ट, कि व्हाट इज एग्जैक्टली टू अंडरस्टैंड द सोशल कंटेक्स्ट, क्या सोशल कंटेक्स्ट है कि कौन ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ आर्ट करता है और कौन ज्यादा कंजम्पशन ऑफ आर्ट करता है। सोशियोलॉजी ऑफ मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसके पीछे की क्या थिंकिंग, सोशियोलॉजी क्या है।
दिस इज एन अप्लाइड फील्ड, ये एक पहली बात तो सोशियोलॉजी की अप्लाइड फील्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच कनेक्ट्स मार्केटिंग एंड सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन अ मीनिंगफुल वे। तो आज हम इतने, आज आप भी देखते होंगे वीडियोस अलग अलग, शेयर मार्केट की क्लासेस ले लीजिए, 15 घंटे में देखिए शेयर मार्केट कैसे चलता है, और आप भी बन जाओ शेयर मार्केट के राजा, ये सब क्लासेस चलती। तो ये मार्केट इतना स्पेसिफिक कोई कैसे आपको आपको शेयर मार्केट के बारे में बता पा रहा है, क्योंकि लोगों ने उसके पीछे की टेंडेंसी सीख ली है, लोगों ने उसके पीछे का पैटर्न देख लिया है, और उसको लोगों ने स्टडी करके आपके सामने अपना लेक्चर प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब मार्केट रिसर्च है। तो मार्केट रिसर्च के ऊपर वर्क करके उसके बारे में एक प्रिडिक्टिव बातें करना, वो काम है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी ऑफ मार्केट रिसर्च, इट इनकॉर्पोरेट्स थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी इन मार्केटिंग, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ कस्टमर्स, नीड एनालिसिस एक्सेट्रा। तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं। आप समझते होंगे कि अरे ऐसे ही किसी ने डीमार्ट खोल दिया है, ऐसे ही किसी ने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया है, नहीं, उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, उसके पीछे बहुत टेक्निक है। आप समझते होंगे ऐसे ही काउंटर पे बाजू में छोटी मोटी चीजें रखी थी या चॉकलेट्स रखी थी, आप नोटिस करना, चॉकलेट्स, गेमिंग चीजें लोअर लोअर स्टैक पे रखी जाएगी ताकि बच्चे उसको नीचे देख सके। पेरेंट्स का नजर, पॉइंट ऑफ व्यू, एडल्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर की तरफ होता है, बच्चों का नीचे की तरफ होता है। तो नीचे की तरफ वो लोग ना चॉकलेट्स और वो सब रखेंगे, या जाते वक्त एग्जिट करते हुए वहां पे रख देंगे कि एग्जिट लाइन में खड़े रहेंगे बहुत देर बच्चों के साथ, तो वहां पर बच्चा चॉकलेट उठा लेगा, बिस्किट उठा लेगा। तो ये क्या है, ये हमने क्या स्टडी किया, हमने ह्यूमन का साइकोलॉजी स्टडी किया इसके पीछे, और ये सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, तो ये सोशियोलॉजी के अंडर की स्टडी हो गई, है ना। तो ये मार्केट रिसर्च, और यहाँ पर हम स्टडी मार्केट यानी पैसे की बातें चल रही है, मार्केट रिसर्च की बात हो गई। इंटरडिसिप्लिनरी है ये पूरा चीज, आपको समझना है, सोशियोलॉजी ऑफ मार्केट रिसर्च। विजुअल सोशियोलॉजी या विजुअल सोशियोलॉजी, तो नाम से ही समझ, विजुअल यानी क्या, विजुअल यानी जो दिखाई दे, है ना, विजिबल। विजुअल सोशियोलॉजी इज एन एरिया ऑफ सोशियोलॉजी कंसर्न विद विजुअल डायमेंशंस ऑफ सोशल लाइफ. Visual sociology aims to normalize the use of visual imagery as a valid and relevant type of data for sociological research. तो ये अब यहाँ पे स्टडी करता है कि जो हम एड्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, एड बैनर देखते हैं, हमने एड पे सिर्फ एक कुछ फेस लगा हुआ है, और किस कुछ क्या ब्रांड का एड है, तो क्या पीछे की क्या मेंटालिटी है एड एडवर्टाइजर्स की, कि उस पर्सन ने सिर्फ एक मॉडल का एक एक्सप्रेशन के साथ फोटो छोड़ दिया हुआ है, उसके पीछे क्या लोग क्या बताने की कोशिश, ओके एलाइट बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत रिच बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो विजुअल, तो ये सब विजुअल सोशियोलॉजी का कंसेप्ट हम एड मेकिंग, बैनर एड्स, वो सब में स्टडी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो विजुअल इमेजिनरी एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यहाँ पे स्टडी विजुअल सोशियोलॉजी में होता है, कि लोग देखकर कितनी चीजें अपने अपनी पर्सपेक्टिव्स बदल सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं। डायस्पोरा स्टडीज, तो डायस्पोरा सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सेम एथनिक कल्चरली बैकग्राउंड वाला ग्रुप कहीं दूसरी जगह पर जब मौजूद होता है, उसे डायस्पोरा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ यूएई में, दुबई में आए थे, तो यहाँ पर हेडलाइन आई थी, आपने देखी होगी, आप सर्च भी कर सकते हो, कि इंडियन डायस्पोरा वेलकम्स पीएम नरेंद्र मोदी। तो डायस्पोरा यानी कि यहाँ पे दुबई में जितने भी इंडियंस थे, अबू धाबी में जितने भी इंडियंस थे, सबके सब वहां पर पहुंच चुके थे, वहां पर उस इवेंट में सारे इंडियंस ही मौजूद, कहाँ कहाँ से, कौन से अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, रिच पुअर मिडिल क्लास, कौन से बैकग्राउंड के सभी लोग एक जगह पे मौजूद थे वहां पर, टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। तो ये डायस्पोरा कहा जाता है। डायस्पोरा स्टडीज यानी इसको भी लेकर हम स्टडी कर सकते हैं, सोशियोलॉजिकली इसके पीछे का हम कंसेप्ट लगा सकते हैं। डायस्पोरा स्टडीज इज अ न्यू इंटरडिसिप्लिनरी एरिया दैट हैज इमर्ज इन सोशियोलॉजी। ये भी एक नया, अभी तक नया नया सब्जेक्ट इसके अंदर आया हुआ है सोशियोलॉजी के अंदर। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइग्रेशन, इतने लोग इतनी जगह पर माइग्रेट हो गए हैं। इट्स कल्चरल, लिटरेरी, सोशल, डेमोग्राफिक, एंथ्रोपोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जैसे मैंने बताया, एक पूरा झुंड अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, एक कॉमन जगह पर बाहर किसी देश में वो मौजूद है, वहां पर वो एक पूरा इंडियन डायस्पोरा कहलाएगा, या कोई और पाकिस्तानी डायस्पोरा कहलाएगा, या कोई भी पर्टिकुलर कल्चरली कॉमन कंट्री वाइज बैकग्राउंड का, एक ही कॉमन बैकग्राउंड का, जब लोग एक साथ होंगे, स्कैटर्ड पॉपुलेशन होगा, उसे डायस्पोरा कहेंगे।
यहाँ पे बताया भी उन्होंने डायस्पोरा क्या होता है। डायस्पोरा इज स्कैटर्ड पॉपुलेशन हुज ओरिजिन लाइज विद इन अ स्मॉलर ज्योग्राफिकल लोकल। तो एक ही जगह के सारे, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हुए एक ही जगह के लोग एक जगह पे जब आते हैं, शेयर्ड कंट्री होगा, शेयर्ड ओरिजिन होगा या एंसेस्ट्री होगी, उसे किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हो गए कम्युनिटी वाइज, तो उसे हम डायस्पोरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन, सारे गुजराती अमेरिका में पटेल लोग, सारे पटेल, सारे पटेल लोग एक साथ, उन्होंने होटल्स खोल के रखी, मोटल्स खोल के रखी है, तो सभी लोग, हम एक कम्युनिटी को, हमारा एक कम्युनिटी होता है कि हाँ इंडियन कम्युनिटी है यहाँ, फलाना कम्युनिटी है यहाँ पे, है ना। तो दैट इज कॉल्ड डायस्पोरा। The new emerging areas given in this section are not comprehensive. These are few examples of various recent areas explored under the broad discipline of sociology. The scope of sociology is widening in a changing modern complex society. तो अब बता रहे कि ये जो यहाँ पे इन्होंने एरियाज अलग अलग मेंशन किए थे, सोशियोलॉजी इन आर्ट, सोशियोलॉजी ऑफ मार्केट रिसर्च, विजुअल सोशियोलॉजी, ये सब लोग बहुत ही न्यू इमर्जिंग एरियाज है, और इसको और बाकी सारे सभी को यहाँ पे कवर करना पॉसिबल भी नहीं हमारे लिए। बहुत ही ब्रॉड डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी का। कुछ अगेन उन्होंने यहाँ पे नीचे अगेन दिए फिल्म स्टडीज। तो फिल्म स्टडीज अगेन, फिल्म स्टडीज इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। आज आज की तारीख में एक फिल्म स्टडी करके कोर्स है, राइट। एक पर्सन पढ़ाई कर सकता है उसके बारे में। पर्सन 12th के बाद फिल्म लाइन को स्टडी करने के लिए एक बाकायदा डिग्री ले रहा है। तो ये कोर्स प्रॉपर एक स्टडी बनी हुई है ना, जिसको हम पढ़कर लिख कर उसका हम स्किल एक्वायर करके फिर उस लाइन में काम कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे बाद में। पहले हम थियरी पढ़ रहे हैं उस चीज की। तो अगेन ये सारी चीजें फिल्म स्टडीज उसमें एक आ जाता है। Film studies is an academic discipline, is a new concept of the 20th century. It is an interdisciplinary academic discipline that deals with various theoretical, historical, critical approaches to film. It mainly deals with exploring the native, artistic, cultural, economic, political implications of cinema. In sociology, films serve as a text to study important social categories like class, race, ethnicity, gender. Within sociology, courses like sociology through films और सिनेमैटिक सोशियोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज। तो हमें जब आप फिल्म स्टडीज में जाओगे तो उसमें आपको सिनेमैटिक सोशियोलॉजी मिलेगा, या सोशियोलॉजी कोर्सेज विद सोशियोलॉजिकल थ्रू फिल्म्स, ये आपको वहां पे सब्जेक्ट मिलेंगे फिल्म स्टडीज के अंदर। तो सोशियोलॉजी उसमें भी आई, क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर क्लास, रेस, एथनिसिटी, जेंडर, ये सब की इंपॉर्टेंस, ह्यूमन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रिलेशंस का इन सोसाइटी। मूवीज क्या होती है, हमें सोसाइटी की एक झलक देती है, राइट। कहीं किसी की क्या कैरेक्टर की क्या स्टोरी हो रही है, उसका क्या बिहेवियर होता है, वो वैसा क्यों बिहेव करता है, वो चोरी करता है, मारता है, काटता है, पीटता है, अपने आप को बचाने के लिए किसको भी मारने रेडी हो जाता है। ये सब ह्यूमन रिलेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, सोसाइटी के अंदर कैसे क्या बिहेव करता है, वो बताता है फिल्म हमें, राइट। दैट इज वाई सोशियोलॉजी उससे लिंक है। और सोशियोलॉजी का विद फिल्म्स आपको फिल्म स्टडीज में मिलेगा। वैसे ही सेम डेवलपमेंट स्टडीज, ये भी एक नया तरीका इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। डेवलपमेंट स्टडीज यानी कि अलग अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज का क्या डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी स्टडीज के कौन ज्यादा डेवलप है, कौन कम डेवलप है, कम डेवलप है तो क्यों डेवलप कम है, ज्यादा डेवलप है तो कैसे ज्यादा डेवलप, ये सारा स्टडी करना। सोसाइटीज कौन सी ज्यादा सोसाइटीज डेवलप्ड है, कौन सी कम डेवलप्ड सोसाइटीज है, ये स्टडीज को डेवलपमेंट स्टडीज कहा जाता है, पहली बात। सो यहाँ पे अगेन उसके बारे में बताया हुआ है, तो वो अगेन आप पढ़ लीजिएगा। एंड वैसे ही कल्चरल स्टडीज के बारे में बताया हुआ है। ये सारे सब्जेक्ट्स है, आपको समझना है। कल्चरल स्टडीज एक बकायदा कोर्स है, पूरा एक सब्जेक्ट है। मास मीडिया में भी एक आता है, सोशियोलॉजी के अंदर कल्चरल स्टडीज आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट है, उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर अब ज्यादा अगर हम अभी हम पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, हम बहुत वाइड कंसेप्ट है, इसीलिए हम इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। इसके बारे में हम अलग से छोटा सा वीडियो चाहिए तो मैं बना दूं। कल्चरल स्टडीज के अंदर हम पॉपुलर कल्चर को स्टडी करते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि लोगों के पैटर्न्स क्या है, बिहेवियर क्या है, कंजम्पशन किस बेस पे होता है। कल्चरल कल्चर के बेस पे हम पॉपुलर कल्चर की बात करें अगेन, तो फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई पर्टिकुलर हीरो, कोई 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 स्पेशल, तेरे नाम याद आ गया मुझे, तेरे नाम की हेयर स्टाइल अगर आपको याद होगी, तो वो पॉप कल्चर हो गया था बाद में। तेरे नाम मूवी देखने के बाद, वो पिक्चर वायरल होने के बाद, सभी लोग अपने आप को सलमान खान का वो हेयर स्टाइल के साथ अपने आप को इमेजिन करते थे।
तो जो चीज ऐसी वायरल हो जाती है उसे पॉप कल्चर कहा जाता है, यानी पॉपुलर कल्चर का शॉर्ट फॉर्म है पॉप कल्चर। तो ये पॉप कल्चर का, ये सारी स्टडीज के अंदर हम सोसाइटी को अगेन स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर को स्टडी कर रहे हैं। तो ये अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के अंडर भी आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज फॉलोज। हमें इन बातों से पता पड़ेगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से हमें अब तक पता ही चल गया इंपॉर्टेंट काफी है, बट अगेन इन इन वेरी ब्रीफ हमें बताएंगे अलग अलग पॉइंटर्स। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी इन अ साइंटिफिक मैनर, ये बात ये पहले ही बता चुके हैं। सोशियोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल टू स्टडी सोसाइटी इन अ साइंटिफिक मैनर। सोशियोलॉजी ने ही ये मुमकिन करके दिखाया कि हम सोसाइटी की स्टडी कर सकते हैं इन अ साइंटिफिक मैनर। Scientific knowledge about a complex human society is needed in order to achieve progress in various fields. The science of society assists us to understand ourselves, our capabilities, and talents. It enables us to adjust ourselves to changing environment. It guides us in understanding social life. तो ये सब क्यों जरूरी बताया कि आपकी ह्यूमन सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है और ये एवर चेंजिंग, प्रोग्रेसिव, कैसे फील्ड में प्रोग्रेस करे, ये सबको समझने के लिए, जानने के लिए, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, अपने आप को समझने के लिए हमारे टैलेंट्स क्या है, इन सभी चीज को समझने के लिए एक प्रॉपर तरीका चाहिए, यानी कि साइंस, साइंटिफिक मैटर मेथड चाहिए, और इसीलिए सोशियोलॉजी जरूरी। सोशियोलॉजी गिव्स नॉलेज अबाउट सोशल डाइवर्सिटीज। इससे हमें पता पड़ता है, जब हम ह्यूमन को सोसाइटी में पढ़ने स्टार्ट करते हैं, हमें पता पड़ता है कि लोग कितने अलग अलग है, डाइवर्सिटी कितनी है हमारे अंदर। सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स अस विद द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। अलग अलग तरह की सोसाइटीज मौजूद है, ग्रुप्स, कम्युनिटीज, देयर वे ऑफ लाइफ, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस एंड रीजनल डिफरेंसेस, प्लूरल नेचर ऑफ सोसाइटी। ये सारी बातें हमें पता पड़ती है जब हम सोसाइटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि लोग कितने अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है। कितने लोग रिलीजियसली अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सोशियोलॉजी डेवलप्स अ साइंटिफिक अप्रोच, और इससे हमारे अंदर, सोशियोलॉजी स्टडी करने से हमारे अंदर भी एक साइंटिफिक अप्रोच आ जाता है। हम हर बात को, हर चीज को रैशनली, लॉजिकली देखने लग जाते हैं, साइंटिफिक अप्रोच से देखने लग जाते हैं। इसलिए सोशियोलॉजी की स्टडी जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी वी कैन डेवलप अ साइंटिफिक अप्रोच टू नो सोशल रियलिटी। इट मेक्स अस मोर ऑब्जेक्टिव, रैशनल, क्रिटिकल, प्रेजुडाइज फ्री। प्रेजुडाइज फ्री यानी कि हमें कोई भी पहले से बायस लेके नहीं चलेंगे, हम किसी के बारे में हम बायसली जज नहीं करेंगे हम किसी को। हमारे अंदर वो क्रिटिकल, रैशनल, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग आ जाएगी एंड पॉजिटिव थिंकिंग भी आ जाएगी। सोशियोलॉजी इज अ करियर ओरिएंटेड। सोशियोलॉजी करियर ओरिएंटेड भी, अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़ते हो तो आप बहुत सारे अलग अलग करियर्स में अपना काम कर सकते हो। द यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इट इज एसेंशियल एट प्रेजेंट टू हैव सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू स्टडी डायनेमिक सोसाइटी। आज की तारीख में हम सोसाइटी को डायनेमिक, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझने के लिए हम सोशियोलॉजिकल नॉलेज इकट्ठा करने के लिए सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बहुत वाइड एप्लीकेशंस है। ऑक्यूपेशनल नेचर इज ऑल्सो चेंजिंग इन चेंजिंग सोसाइटी। The knowledge of sociology can perfectly matched with changing society, changing needs and changing nature of occupation. तो जो सोशियोलॉजी की नॉलेज है, वो उससे हम, जो सोसाइटी चेंज होते जा रही है, लोगों के नीड्स चेंज होते जा रहे हैं, ऑक्यूपेशन जो चेंज होते जा रहे हैं, ये सभी के साथ वो मैच करती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इंक्रीजेस। इसी के साथ साथ जो इतना चेंजेस हो रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी बढ़ चुकी है। कि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि इट हेल्प्स अस टू know the changing needs, changing society, and changing nature of occupations. Sociology is not confined to classroom. Its application is increasing in the field of industry, social service, social work, social law, competitive examination, marketing, public relations, journalism, broadcasting, skill development, communication fields, NGO, labor, welfare, social security, इंश्योरेंस सेक्टर, रिहेबिलिटेशन, सोशल वेलफेयर, ये सभी फील्ड है अलग अलग जहां पर आप काम कर सकते हो अगर आपको सोशियोलॉजी का नॉलेज हो तो। रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म, फैमिली वेलफेयर, सेंसस ऑपरेशन, पॉलिसी प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, सोशल रिसर्च, काउंसलिंग, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, इंक्लूसिव एजुकेशन, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर रिसर्च एंड सो ऑन। इतने सारे अलग अलग, ये सभी
एक अलग अलग फील्ड के नाम है जिसमें आप काम कर सकते हो। आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी। आप एक रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो। आप टूरिज्म में अंदर काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी। आप एक एनजीओ में काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी। आप जर्नलिज्म जर्नलिज्म पढ़ोगे, आप बीएमएम पढ़ोगे, तो उसमें सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट आएगा। क्यों ये सब? क्यों? क्योंकि आपको ह्यूमंस को पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, ये सभी चीज इसमें लिंक्ड है। अब सारी चीजों में आप उसको लिंक कर सकते हो। मैंने मार्केटिंग का एग्जांपल आपको दिया, डीमार्ट के अंदर या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में कैसे कोई चीज प्लेसमेंट होती है, ये मार्केटिंग का एग्जांपल। ये सोशियोलॉजी ने पढ़ा है उस चीज को और मार्केटिंग से लिंक किया हुआ। तो ये सभी चीज कहीं ना कहीं आपका लिंक्ड है सोसाइटी ह्यूमन रिलेशंस। सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, सोशियोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ना है भैया? क्योंकि सोशल प्रॉब्लम जो है हमारी अलग अलग, उसका सोल्यूशन हमें इसी से मिल सकता है। द प्रेजेंट सोसाइटी इन द is facing several social problems like poverty, unemployment, terrorism, overpopulation, migration, social unrest, addiction, social disorganization, racial caste conflict, communal riots, delinquencies, etc. इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारी सोशल प्रॉब्लम्स है हमारी सबकी। ये इसको सॉल्व करने का आंसर सोशियोलॉजी के अंदर ही मौजूद है। टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स बैलेंस नॉलेज इज नीडेड एंड सच एनालिसिस कैन बी मेड यूजिंग सोशियोलॉजिकल आउटलुक। अगर हम सभी का सोशियोलॉजिकल आउटलुक होगा, तब जाके ये सब प्रॉब्लम्स हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे। आखिरी पॉइंट है, सोशियोलॉजी कीप्स पीपल अपडेटेड एंड अलर्ट। इससे हम अलर्ट अपडेटेड रहते हैं। सोशियोलॉजी इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू, इट कीप्स पीपल अपडेटेड अलर्ट अबाउट सोशल सिचुएशन। हमें अपनी सोशल सिचुएशन पता होनी चाहिए, हालात कैसे हैं, बाहर निकलना सही है कि नहीं है, बाहर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हमें अलर्ट रहना चाहिए सिचुएशन से, सोशल सिचुएशन, social phenomena changing society, and it invites our attention for an effective response to such condition। ऐसे हालात में अगर हम खुद हो तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये सारी चीजें हमें सोशियोलॉजी सिखाता है। एंड दैट इज व्हाई सोशियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। In this chapter, you have become familiar with the meaning of sociology, nature, usefulness of studying sociology. We hope, I hope, that you are now excited to learn about the thinkers who have contributed to the development of society. तो यानी आगे जाके हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी को और डेवलप करने में किन महारथियों का हाथ था। एंड पूरा बहुत ही अगेन प्यारा सा चैप्टर जो हमने पूरा पढ़ा, उसको ही हम उसके बहुत सारे हिस्से पार्ट्स हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। एंड आई होप आपको अच्छा लगा, आपको मजा आया। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस, सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज। एंड थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।